अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो क्लास 5 चैप्टर 6 आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को मुकम्मल डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक को समझेंगे, उर्दू में वजाहत के साथ सीखेंगे। तो चैप्टर 6 क्लास 5 जिसका टाइटल है लाइट एंड साउंड, यानी कि रोशनी और आवाज़। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि इस तरह की कोर्स से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक बर वक्त खुद ब खुद और सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का जो चैप्टर है वो 6 है, लाइट एंड साउंड। इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ भी पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो रोशनी और आवाज़ के बारे में होंगे। तो टाइटल के बाद जल्दी से हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट पेज की तरफ, जो कि टाइटल के बाद हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता रोशनी और आवाज़ की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास द ब्यूटी एंड फैसिनेशन ऑफ आवर यूनिवर्स इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ एक कच्ची पेंसिल को लाजमी रख लें और अपनी किताब के ऊपर हर लफ्ज़ का मानी लिखते जाएं, ताकि वीडियो के अख्ताम पर जब आप इसको अपने तौर पर रीडिंग करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर और देर बाद जो है वो याद रहें, समझ में रहें। तो खूबसूरती और दिलकशी, सहर अंगेज़ी का मतलब है कि हम जब किसी चीज़ को देखें तो बस उसके अंदर हम खो ही जाएं, हमें वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगे, इतनी ज़्यादा दिलकश लगे। ऑफ ओवर यूनिवर्स, तो यहाँ पर ये खूबसूरती और दिलकशी की बात हो रही है हमारी कायनात की, जिसके अंदर ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे सब कुछ शामिल है। इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो पहली लाइन में है हमारे पास कि जो हमारी कायनात की खूबसूरती और दिलकशी है वो सूरज की रोशनी की वजह से है। अगर अभी आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी आप बेसिक्स चीज़ें सीख रहे हैं, फिर इनके बारे में आप मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये जो साइंस का सब्जेक्ट है और भी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। तो पहली लाइन में हमने सीखा कि सूरज की रोशनी की वजह से ही हमारी सारी कायनात की खूबसूरती और दिलकशी है। कैसे, आगे हम बढ़ते हैं। ओवर डे स्टार्ट्स विद, हमारा दिन शुरू होता है विद द राइजिंग ऑफ द सन। तो सूरज के तुलू होने से हमारा दिन शुरू होता है, स्टार्ट्स शुरू होता है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, हम इज्साम को देख सकते हैं। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। ड्यू टू इट्स लाइट, इसी की रोशनी की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से ही हम अपने इर्द गिर्द के जो इज्साम हैं उनको देख सकते हैं। सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, सूरज और सितारे रोशनी के कुदरती ज़राए हैं। आल फार्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़िंदगी पर तमाम ज़िंदगी, यानी कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन पर ज़िंदगी की तमाम इश्काल, तमाम हालतें जो हैं, आर ड्यू टू लाइट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी की वजह से हैं। सूरज की रोशनी की वजह से ही हमें ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आती हैं ज़मीन पर, वो सूरज की रोशनी की वजह से ही हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। वट वुड हैव बीन, क्या होगा सिचुएशन, क्या हालत होगी। विदाउट द सन, सूरज के बगैर, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज के बगैर क्या हालत होगी, क्या होगा, कैसा समा होगा। नथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इंसान, बर्ड्स परिंदे, एनिमल्स जानवर, वेजिटेशन सब्ज़ी, फ्लावर्स फूल, एंड फ्रूट्स फल, वुड हैव एग्जिस्टेड। तो नथिंग कुछ भी, इंसानों, परिंदों, जानवरों, सब्ज़ियों, फूलों और फलों समेत कोई भी चीज़ जो है, नथिंग जो है एग्जिस्ट, वजूद में नहीं रहेगी। अगर सूरज का वजूद ख़त्म हो जाए तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, जो आपने पढ़ी, ये इनका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। इनका वजूद, इनका होना सूरज के होने के साथ ही जुड़ा है। अगर सूरज नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ डिसरप्टेड एट नाइट, बाज़ औक़ात रात के वक़्त बिजली की सप्लाई डिस्टरप्टेड हो जाती है। यानी कि जिसे हम अपने मुल्क की बात करें तो हम इसको उर्फ़ आम में लोड शेडिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर कभी आंधी तूफ़ान की वजह से किसी लाइन में ख़राबी हो जाए तो भी बिजली में खलल आ जाता है। डार्कनेस, अंधेरा, स्प्रेड, फैल जाता है। एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा फैल जाता है। वी, हम, देन, फिर, यूज़,
इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के मसनूई ज़राए। तो रात को जब अंधेरा फैल जाता है किसी भी वजह से तो हम रोशनी के मसनूई ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तो भी आपने देखा होगा हम आहिस्ता आहिस्ता जो टाइटल था उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। कैन यू नेम सम ऑफ सच सोर्सेज ऑफ लाइट, क्या आप रोशनी के सच ऐसे सोर्सेज ज़राए कुछ बता सकते हैं, नाम। तो वो कह रहा है जब रात को अंधेरा फैल जाता है तो हम मसनूई रोशनी के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, क्या आप ऐसे मसनूई रोशनी के ज़राए के कुछ नाम बता सकते हैं। तो ये आपको पता है ट्यूब लाइट, बल्ब, एनर्जी सेवर, ये सारी चीज़ें जो है, टॉर्च लाइट, LEDs, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रोशनी तवानाई की एक किस्म है। आपने देखा होगा कि जो हवा है वो तवानाई की एक किस्म है। जब आंधी चलती है तो वो पेड़ों के पेड़ गिरा देती है, चीज़ें उड़ा देती है, चीज़ें अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं, चूँकि हवा के अंदर एक तवानाई होती है, पानी के अंदर तवानाई होती है। तो वो कह रहा है जो रोशनी है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये भी अपने अंदर एक एनर्जी, एक तवानाई रखती है। और इसका जो एक पहलू है वो अगली लाइन में बोला गया है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट। ये पहलू तवानाई से रिलेटेड नहीं है बल्कि रोशनी की अहमियत से रिलेटेड है कि जो पौधे हैं वो भी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए देयर फूड, अपना खाना प्रिपेयर तैयार करते हैं। फिर है हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रोशनी के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट इज़ द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स। तो इस पूरी कायनात में, चाहे वो ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, जहाँ जहाँ पे हमें रोशनी नज़र आ रही है, तो पूरी कायनात में जो सबसे ज़्यादा चीज़ तेज़ रफ्तार है, फास्टेस्ट है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो वो रोशनी है। लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड इन एयर ऑफ वैक्यूम। तो जो रोशनी है वो हवा हो या खला हो, उनमें से 3 लाख किलोमीटर सफ़र कर लेती है सिर्फ 1 सेकंड में। द मून इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट टू पॉइंटर, सोचने की बात यह है कि जो चाँद होता है वो रोशनी का कुदरती ज़रिया नहीं है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो सूरज और सितारे हैं वो कुदरती ज़राए हैं रोशनी के, लेकिन जो चाँद है वो रोशनी का कुदरती ज़रिया नहीं है। वाई डज़ इट लुक ब्राइट, तो ये रोशन कैसे नज़र आता है। बेसिकली जब सूरज ग़रूब हो जाता है तो ग़रूब होने के बाद वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन सूरज की जो रोशनी होती है वो चाँद के ऊपर पड़ती है और वो चाँद हमें रोशन दिखाई देता है। ये भी चीज़ें आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, चैप्टर में आगे जाएंगे, तो यह चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। सम लाइट सोर्सेज आर गिवन बिलो, टिक द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। आपने इन 6 में से उन चीज़ों को, उन ज़राए को बताना है कि जो नेचुरल हैं, जो कुदरती ज़राए हैं रोशनी के। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो है कैंडल है, इसके अंदर ये जो आग है ये रोशनी का कुदरती ज़रिया है, हमने इसे यहाँ पर टिक कर दिया। और सूरज जो है इसमें भी जो है हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये भी रोशनी का कुदरती ज़रिया है। सितारे भी रोशनी का कुदरती ज़रिया हैं। जब ये बिजली चमकती है तो ये भी रोशनी का कुदरती ज़रिया है। इसी तरह ये जो जुगनू होता है जो ख़ुद से रोशनी प्रोड्यूस करता है, ये भी रोशनी का कुदरती ज़रिया है। अब ये जो लाइट बल्ब है ये मसनूई ज़रिया है, इसके अंदर हम बिजली मसनूई तरीके से पैदा करते हैं और फिर वो इस शीशे के खोल के अंदर हम जो गैस भरते हैं उसके अंदर वो सारा कंबशन का प्रोसेस जो होता है, तो ये मसनूई ज़रिया है। तो इसको भी हम मसनूई ज़रिया कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर का जिस चीज़ से हमें रोशनी मिल रही है, जो आग है, यही आग यहाँ पर भी मौजूद है, यही एनर्जी कमोबेश यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम 1 2 3 4 5 को नेचुरल सोर्सेज और बल्ब को मसनूई ज़रिया बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लूमिनस का मतलब होता है चमकदार, एंड नॉन लूमिनस गैर चमकदार ऑब्जेक्ट्स अशिया। चमकदार और गैर चमकदार अशिया क्या होती हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट्स, ऐसी अशिया विच अमिट, जो खारिज करती हैं लाइट रोशनी, आर कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको चमकदार अशिया कहते हैं। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट स्ट्राइकिंग दैम इज़ रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स आवर आइज़। और गैर चमकदार अशिया वो होती हैं जो हमें उस वक़्त नज़र आती हैं जब रोशनी उनके ऊपर टकरा कर रिफ्लेक्ट मुनक्स होती है, यानी कि वो टकरा कर पास करती है हमारी तरफ और हमारी आँखें उनको देखती हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल है, अभी इसका ये कवर है,
तो ये चमकदार नहीं है। इसके अभी आपको ये इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक लाइट बल्ब लगा है, उसकी रोशनी इसके ऊपर जो है वो पहले आके टकरा रही है और टकराने के बाद ये हमारी आँखों को जब टकराती है तो हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो ये हमारे पास नॉन लुमिनस हो गया। और लुमिनस जो चीज़ें वो ऐसी हैं जो रोशनी खारिज करती रहती हैं। इसको हम मज़ीद आगे चल के पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ लें। फायर फ्लाइज एंड अ फ्यू सी फिश एमिट लाइट ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। तो कुछ मछलियाँ और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो रोशनी को, जैसे कि ये एक मिसाल है, जो कि रोशनी को खारिज करते हैं। और ये क्यों खारिज करते हैं? ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। कुछ कीमियाई जो इनके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, अमल हो रहे होते हैं, उनकी वजह से ये कीड़े रोशनी खारिज करते हैं। तो पहले सफ़े पर हमने रफ्ता रफ्ता जो है लाइट के बारे में पढ़ा, फिर चमकदार और गैर चमकदार अशिया के बारे में पढ़ा। तो अभी हम लुमिनस और नॉन लुमिनस चीज़ों को जब इन पिक्चर्स की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो सवाल है हमारे पास कुछ इस तरह से, टिक द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मिक्स हैं, इनके अंदर लुमिनस भी हैं यानी कि चमकदार, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से रोशनी खारिज नहीं करते बल्कि दूसरे चीज़ों से जो रोशनी निकलती है उस रोशनी को अपने ऊपर टकराने के बाद वो खुद रोशन हो जाते हैं। रोशन से मुराद हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली मिसाल है कुर्सी। कुर्सी रोशनी खुद खारिज नहीं करती। अभी अगर आपको मेरी किताब पर बनी ये तस्वीर भी नज़र आ रही है ना, जो कि ये भी इस बल्ब की रोशनी की वजह से जो इसके ऊपर पड़ी और फिर ये रोशनी टकराने के बाद मेरी आंखों तक पहुंची, इस मोबाइल के कैमरे तक पहुंची, तो हमें ये कुर्सी नज़र आ रही है। तो इस वजह से हम ये कुर्सी को बोलेंगे कि ये नॉन लुमिनस है। जो चाँद है ये बेसिकली ये भी नॉन लुमिनस में आएगा क्योंकि इसके ऊपर जो रोशनी है वो सूरज की तरफ से आ रही है और सूरज इसको जो है वो मतलब अगर हम सूरज को साइड पे कर देंगे तो चाँद भी हमें रोशन नज़र नहीं आएगा। अगर मैं ये बल्ब को बंद कर दूंगा तो ये कुर्सी भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो आप चाँद को भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स भी कंसीडर करेंगे। तो इसको मैं जो है टिक कर देता हूँ क्योंकि चाँद की अपनी रोशनी कोई नहीं होती। ह्यूमन बॉडी जो इंसानी जिस्म है ये भी हमें अंधेरे में नज़र नहीं आता। अगर हमें कुदरती या मसनूई कोई रोशनी का ज़रिया मौजूद हो, उसकी रोशनी इसके ऊपर पहले टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों को जो पहुँचेगी, रीच करेगी, तब हमें ये नज़र आएगा। तो ये भी नॉन लुमिनस है। इसी तरह कागज़ का सफ़ा, जैसा कि ये किताब का सफ़ा है, अगर मैं ये बल्ब को बंद कर दूँ तो किताब का सफ़ा खुद से कोई रोशनी खारिज नहीं करता, तो ये हमें नज़र नहीं आएगा। इस पर भी टिक लगाएंगे, ये भी नॉन लुमिनस है। अब ये जो बल्ब है तो बेसिकली अगर ये जो बल्ब है ये खुद रोशनी जो है वो दे रहा है, तो हमें जो है इसको बल्ब को देखने के लिए किसी थर्ड पार्टी की मतलब ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लुमिनस कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये दिया जो है ये भी लुमिनस है क्योंकि ये खुद ही रोशनी दे रहा है, और जो ये मोमबत्ती है ये भी खुद ही रोशनी दे रही है। अब इसी वजह से भी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने इस बॉक्स के ऊपर टिक नहीं किया था, क्योंकि अगर हम चाँद को देखें यहाँ पर इसके अंदर येलो कलर है, इट मीन्स कि ये रोशन है, तो इसको हम लुमिनस कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम इसे दूसरी नज़र से देखें कि चाँद खुद से रोशनी खारिज करता है या नहीं, तो चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ये नॉन लुमिनस है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर टिक किया। अभी ये हमारे पास एक फायर फ्लाई है, छोटा सा कीड़ा है जो कि रोशनी खुद खारिज कर रहा है, इस वजह से इसको हम नॉन लुमिनस नहीं करेंगे कंसीडर, उस पर टिक नहीं करेंगे। जो सितारे हैं इनकी भी अपनी रोशनी होती है, जो सूरज है इसकी भी अपनी रोशनी होती है, चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है, इसी वजह से मैंने इसके ऊपर टिक किया। तो ये जिन बॉक्सेस के ऊपर हमने टिक किया ये बेसिकली नॉन लुमिनस हैं, और जिन बॉक्सेस के ऊपर हमने टिक नहीं किया इनकी अपनी रोशनी होती है। ये सारे के सारे 6 के 6 लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूछा गया था नॉन लुमिनस के बारे में। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज़ द अर्थ आफ्टर 8 मिनट्स। जो सूरज की रोशनी है वो 8 मिनट के बाद ज़मीन पर पहुंचती है। वेयर एज जबकि द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून रीचेज़
as in 1.5 सेकेंड। लेकिन सूरज की रोशनी जब चाँद से टकराती है और चाँद की रोशनी ज़मीन पे पहुंचती है तो वो सिर्फ 1.5 सेकेंड में पहुंच जाती है। इसकी वजह यह है कि सूरज हमसे दूर है और चाँद जो है हमारी ज़मीन के करीब है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, जैसा कि आप समझ लें कि हमारी खिड़कियों के शीशे होते हैं। ओपेक का मतलब होता है हमारे पास गैर शफाफ, जैसा कि ये कागज़ है, जैसा कि ये प्लास्टिक है, जैसा कि ये गत्ता है, ठीक है। इसको हम गैर शफाफ तफसील से हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी ट्रांसलूसेंट कहते हैं नीम शफाफ को, जैसा कि आप शॉपिंग बैग कंसीडर कर लें, यानी कि ये ना तो ज़्यादा गैर शफाफ है और ना ही ये बिल्कुल शफाफ है। तो जो शॉपिंग बैग है, अगर हम इसको आंखों के पास लाकर इसमें से देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ मंजर बाहर का दूसरी तरफ का नज़र आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा धुंधला होता है। तो इसको हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट्स का मतलब इशिया। तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली जो ऐसे जिसाम जो हमने अभी ऊपर पढ़े जो अपनी रोशनी नहीं रखते, देयर आर मैनी टाइप्स, इनकी बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं, यानी कि नॉन लूमिनस गैर चमकदार अशिया की बहुत ज़्यादा इकसाम हैं। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट और सम ऑफ देम अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। क्या तमाम अशिया रिफ्लेक्ट लाइट रोशनी को मुनक्स करती हैं और सम या कुछ ऑफ दैम या उनमें से सिर्फ कुछ अलाउ इजाज़त देती हैं लाइट रोशनी को टू पास थ्रू दैम उनमें से गुजरने की। लेट अस एक्सप्लोर दीज ऑब्जेक्ट्स थ्रू एन एक्टिविटी। तो हम इन अशिया को एक सरगर्मी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इन्हीं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए इस सरगर्मी को करेंगे। एक्टिविटी 6.36 का मतलब यहाँ पर चैप्टर का नेम है, यानी कि छठा चैप्टर है और उसके अंदर हम तीसरी सरगर्मी को सरअंजाम देने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट था इसका मफहूम, इसका मतलब समझेंगे। तो हमारे पास सरगर्मी ये कह रही है कि प्लेस अ गिलास फुल ऑफ वाटर ऑन द टेबल। हमने एक मेज़ के ऊपर एक गिलास को रख देना है जो कि पानी से भरा होगा। इन अ डार्क रूम, और कमरा जो है वो बिल्कुल अंधेरे वाला होगा। लाइटें हमने बंद कर देनी है। थ्रो टार्च लाइट ऑन इट्स। तो आपने इस गिलास के ऊपर टार्च को ऑन करके एक आपने टार्च ले लेनी है। तो आपने ऑन करके टार्च को इस गिलास के ऊपर लाइट को थ्रो करना है, फेंकना है, डालना है, जो भी आप इसका कंसीडर कर लें। थ्रो यानी कि आपने लाइट की रोशनी इसके ऊपर डालनी है, जो हमारी टॉर्च लाइट होगी। एज़ शोन इन द फिगर, तो जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं हमारे पास एक मेज़ है, पानी का भरा हुआ गिलास है, हमने एक टॉर्च लाइट को लेकर रोशनी इसके ऊपर डाली। ऑब्ज़र्व द अदर साइड ऑफ द गिलास, जिस साइड पे हमने टॉर्च रखी है अदर, उसकी दूसरी तरफ से हमने अदर साइड ऑफ द गिलास हमने मुशाहिदा करना है। हैज़ ऑल द लाइट पास्ड थ्रू द वाटर, क्या सारी रोशनी पानी में से गुजर गई। कैन यू सी क्लियरली अक्रॉस द गिलास कंटेनिंग वाटर। तो अब इससे हमने क्या चीज़ें अखज़ की कि हमने टेबल पे मेज़ पे गिलास रखा, पानी को भर दिया गिलास के अंदर, टॉर्च को ऑन किया, रोशनी गिलास के ऊपर डाली और दूसरी साइड से हमने देखा क्या रोशनी हमें गिलास से गुजर कर नज़र आती दिखाई दे रही है। तो हमें ये दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये जो गिलास था और इसके अंदर हमने इवन के पानी जो भर दिया था, पानी समेत ये जो गिलास है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो पानी में से रोशनी गुजर गई, शीशे में से रोशनी गुजर गई, पानी हो या गिलास हो या दोनों चीज़ें इकट्ठी हों, तो इस चीज़ को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसमें से रोशनी गुजर जाए उस चीज़ को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो अगली सरगर्मी है वो ओपेक के बारे में है या ट्रांसलूसेंट के बारे में है। तो नेक्स्ट हम जब जाते हैं तो हमारे पास सरगर्मी है नाउ फिल द गिलास विद मिल्क। अब आपने उसी गिलास को जो है दूध की मदद से फिल कर देना है, भर देना है। रिपीट स्टेप 1, आपने पहले वाला स्टेप दोहराना है, मतलब कि आपने रोशनी को गिलास के ऊपर डालना है टॉर्च को ऑन करके। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन नाउ, अब आपका मुशाहिदा क्या कहता है। हैज़ ऑल द लाइट पास्ड थ्रू द गिलास कंटेनिंग मिल्क।
तो क्या दूध वाले गिलास में से सारी रोशनी गुजर गई? तो अभी आप तस्वीर में भी देख सकते हैं और अपनी समझ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हकीकत में ये तजुर्बा भी कर सकते हैं कि जो पानी था वो शफ़ाफ़ था, उसमें से रोशनी 100% सारी की सारी गुजर गई। लेकिन जो दूध है ये थोड़ा सा सफ़ेद रंग का होता है, ये इतना ज़्यादा साफ़ शफ़ाफ़ नहीं होता। तो इसी वजह से जब रोशनी इस गिलास के अंदर से गुज़र कर बाहर निकलेगी तो वो थोड़ी सी रोशनी जो है वो इसी के अंदर रह जाएगी। जो दूध है वो इस रोशनी को रोक लेगा और थोड़ी सी रोशनी हमें यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसने इसको मुकम्मल नहीं रोका। अभी मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये एक शॉपर है। अगर मैं यहाँ से रोशनी को डालूँगा तो रोशनी जो दूसरी तरफ से है वो बिल्कुल नज़र आएगी और हम बोलेंगे कि ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट या चीज़ है ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर मैं इस पीले हिस्से से चीज़ को डालूँगा रोशनी को तो मुकम्मल रोशनी हमें दिखाई नहीं देगी, ये जो कलर है ये थोड़ा सा रोशनी को रोक लेगा। तो ऐसी चीज़ जिसके अंदर से रोशनी थोड़ी सी रुक जाए, थोड़ी सी वो गुज़र जाए, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये मेरे पास एक स्केल है, ये भी मुकम्मल तौर पर शफाफ नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लरी है, धुंधला है और इसके अंदर भी जब हम रोशनी डालेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकलेगी। अभी आप नीचे मेरी बुक के ऊपर अगर आप ये शैडो देखें तो आपको ये थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, इसी वजह से कि ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रोशनी को थोड़ा सा रोक लेते हैं और थोड़ा सा वो गुजरने देते हैं। तीसरा हमारे पास नाउ थ्रो टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ अ कार्डबोर्ड और अ बुक। तो अब आपने एक किताब ले लेनी है, किताब नहीं तो आपने एक मोटा गत्ता ले लेना है, कार्डबोर्ड। डज इट अलाउ लाइट टू पास? तो आपने अब टॉर्च लाइट को ऑन करना है और इसके ऊपर रोशनी को डालना है और अगेन पहले दो एक्टिविटीज़ की तरह पर दूसरी साइड से जाके आपने देखना है कि रोशनी नज़र आ रही है, कितनी आ रही है या कम नज़र आ रही है। कैन यू सी अक्रॉस द कार्डबोर्ड? तो क्या आपको कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ रोशनी नज़र आ रही है? तो हमें रोशनी नज़र नहीं आएगी। तो इस गत्ते ने, इस किताब ने रोशनी को रोक लिया, थोड़ा सा हिस्सा भी नज़र नहीं आया। पहले पानी का गिलास था तो उसके अंदर से रोशनी गुज़र गई, फिर दूध का गिलास है इसके अंदर रोशनी गुज़र गई लेकिन थोड़ी सी गुज़र गई, थोड़ी सी वो जो है गिलास ने रोक ली। जैसा कि टॉर्च से निकल रही थी वैसी ताकत में रोशनी नहीं निकली। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोला। और जो ऑब्जेक्ट्स, जो अशिया रोशनी को मुकम्मल तौर पर रोक लें, उन अब जो अशिया हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक का नाम देते हैं। यही चीज़ें अब नीचे यहाँ पे लिखी हैं। द ऑब्जेक्ट्स थ्रो विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से रोशनी जो है वो मुकम्मल तौर पर गुजर जाए, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस दैम। हम उनमें से मुकम्मल तौर पर क्लियरली साफ देख सकते हैं, जैसा कि ये पानी का गिलास था। द ऑब्जेक्ट्स थ्रो विच लाइट कैन पास पार्शली, ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया जिनमें से रोशनी जुज़वी तौर पर पास करती है, गुजरती है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इनको हम नीम शफाफ चीज़ें कहते हैं। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम, हम उनमें से क्लियरली साफ तौर पर चीज़ों को नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली अ फेंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम सिर्फ चीज़ों का एक मध्यम सा इमेज, तस्वीर देख सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि दूध में से जब रोशनी निकली तो वो काफ़ी मध्यम हो गई थी, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो असर था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे ये दूध वाला गिलास है या दूध है, तो इसमें दूध हमारे पास जो होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा, उसमें पिछली मिसाल में जो पानी था वो ट्रांसपेरेंट होगा। और इसी तरह द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, और ऐसी चीज़ें जो जो इजाज़त ही नहीं देती रोशनी को पास गुजरने की थ्रू दैम, उनमें से आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, गैर शफाफ चीज़ें कहलाती हैं, अशिया। वी कैन नॉट सी अक्रॉस दैम, हम उनमें से जो है चीज़ों को नहीं देख सकते। तो ये जो किताब थी या जो गत्ता था, कार्डबोर्ड था, इस कार्डबोर्ड को हम ओपेक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। तो अभी हम सरगर्मी 6.4 करते हैं, छठे चैप्टर की चौथी सरगर्मी। तो इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन फोटोग्राफ्स। आप वीडियो को रोक लें और मैंने ट्रांसपेरेंट को 1 का नाम दिया है, ट्रांसलूसेंट को 2 का नाम दिया है और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को 3 का नाम दिया है। आपको हर पिक्चर के ऊपर ये 1 2 3 के इसी तरह अकॉर्डिंग नंबरिंग नज़र आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस चीज़ को इसके साथ मैच नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट हर पिक्चर को अलग एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप इसको वीडियो को रोककर इसी तरह नंबरिंग लगा सकते हैं। या फिर आप 1 की बजाय पूरा भी नाम, जैसे कि जिस बच्चे
जिस स्टूडेंट की मैंने ये बुक ली है, तो जैसे मैंने उसको करवाया था तो पूरा नाम भी यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हम पहली पिक्चर का देखते हैं। जो हमारे पास सन ग्लासेस होती हैं, इसके अंदर ये जो बेसिकली ये प्लास्टिक की बात नहीं हो रही, शीशों की बात हो रही है। तो ये जो ग्लासेस होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। दरवाज़ा लकड़ी का होता है, इसमें से रोशनी नहीं गुजरती, इधर से गुजर गई थी तो ट्रांसपेरेंट। दरवाज़ा जो है ये मुकम्मल तौर पर रोशनी को रोक लेता है, इसको हम ओपेक बोलेंगे। और जो खिड़की होती है जो इसके ऊपर शीशा लगा होता है, ये मुकम्मल तौर पर रोशनी को जो है नहीं रोकती और मुकम्मल तौर पर गुजरने भी नहीं देती, इसको हम जो है ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और नेट कर्टन्स, जाली वाले कर्टन्स, पर्दे जो हम खिड़कियों पे जाली वाले पर्दे डालते हैं, इनसे भी रोशनी मुकम्मल तौर पर नहीं रुकती, ना ही मुकम्मल तौर पर गुजरती है, इनको भी हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। जैसा कि ऊपर हमने दूध वाले गिलास की मिसाल में देखा था। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो अदसा होता है जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, इसको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। दीवार, ब्रिक वाल, इसको हम ओपेक बोलेंगे। जैसा कि ये गत्ते वाली मिसाल में हमने देखा था, दीवार में से भी रोशनी नहीं गुजरती, इसको हम ओपेक बोलेंगे। और आपने इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लिख लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इन्हीं मिसालों को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा के बताया गया है। टिशू पेपर, जो टिशू पेपर होता है इसके अंदर बेसिकली इसमें से भी रोशनी नहीं गुजरती, इसको हम ओपेक बोलेंगे। और ये जो हमारे पास लाल शरबत का गिलास है, सॉफ्ट ड्रिंक, इसको हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, क्योंकि जब आप इसमें से एक रोशनी को गुजारेंगे तो रोशनी इस रेड कलर के में से गुजर कर दीवार पर या हमारे पास जहाँ से भी इसको देखेंगे वो रेड रोशनी में, रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ वो गुजरने, इसको भी हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। शीशा टेप जो होती है हमारे पास, स्कॉच टेप या पैकिंग टेप, ये भी अगर हम देखें तो इसमें से ना तो रोशनी मुकम्मल तौर पर स्टॉप होती है और ना ही क्लियरली सोफे से गुजरती है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह प्लास्टिक शीट जो है ये भी हमारे पास ट्रांसलूसेंट जो अगर या जो ये प्लास्टिक शीट है, अगर तो ये क्लियर है, जैसा कि अभी मैंने आपको ये शॉपर दिखाया था, ठीक है। तो अगर तो ये शीट इस तरह की है और हमें ये नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल शफाफ है, तो शीशे जैसी है, इस वजह से हम इसको ट्रांसपेरेंट शीट बोलेंगे। अभी ये हमारे पास लोहे की आयरन शीट है, तो जो अक्सर दुकानों पर या सायादार जगहों पर डाली जाती है, इसमें से भी रोशनी नहीं गुजरती, इसको हम जो है ओपेक बोलेंगे। अब ये प्लास्टिक बोतल जो है, तो जो हम आमतौर पर सोडा की बोतलें जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं, अभी मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि जैसे कि ये हमारे पास बोतल है, तो अगर तो हम इसको बिल्कुल नई को देखें तो ये भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें से रोशनी गुजर जाती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द सेलर्स, मलाह, ऐसे लोग जो कश्तियाँ वगैरह चलाते हैं समुद्रों में, यूज्ड लाइट सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो। तो टेलीफोन और रेडियो की इजाद से पहले जो समुद्रों में मलाह होते थे, कश्तियाँ चलाने वाले लोग होते थे, वो रोशनी के इशारे इस्तेमाल करते थे फॉर कम्युनिकेशन, राब्ता करने के लिए। पॉइंट टू पॉन्डर, यानी कि सोचने की, गौर करने की बात। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस आफ्टर पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, इज़ एयर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो जो सूरज की रोशनी है वो हमारे माहौल से गुजर के हम तक पहुंचती है, तो फ़िज़ा में इज़ एयर, तो वो पूछता है ये जो हवा होती है ये ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो बेसिकली फ़िज़ा में रोशनी जैसे सूरज से निकल रही है वैसे 100% हमारे तक नहीं पहुंच रही। फ़िज़ा में ओजोन की लेयर है, गैसें हैं, और फिर कभी कभी पोल्यूशन के ज़रात भी शामिल होते हैं, तो इस वजह से हम एयर को ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे बल्कि ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट। हमने रोशनी को देख लिया कि वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसपेरेंट की मिसाल है, ये ट्रांसलूसेंट की मिसाल है, ये ओपेक की मिसाल है। इन ऑब्जेक्ट से रोशनी किस तरह गुजरती है ये हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि जो रोशनी होती है, लाइट ट्रेवल्स, सफ़र करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। तो जो रोशनी होती है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। इस चीज़ को हम एक्टिविटी जो है उससे कंसीडर करेंगे, समझेंगे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आएँ जो है हम इस पर जो है खोज लगाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। टेक 3 आइडेंटिकल हार्ड पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड, तो आपने 3 जो है गत्ते ले लेने हैं या लकड़ी के पीस ले लेने हैं, आइडेंटिकल, वो एक जैसे हों और हार्ड हों। मेक होल्स इन ऑल ऑफ देम, आपने उन तीनों जो गत्ते के पीस हैं, टुकड़े हैं, तो आपने उनके अंदर होल्स, सुराख कर लेने हैं। आप ये अल्फाज मानी लिखते जाएं बुक के ऊपर। एट द सेम पोजीशन, यानी कि आपने एक ही
आप यूँ समझ लें कि आपने ऊपर नीचे रख के तीनों जो कार्डबोर्ड है उनको ऊपर नीचे रखना है और फिर एक में आप सुराख करेंगे तो वही सुराख तीनों में हो जाएगा। तो एक ही जगह पर आपने सुराख कर लेना है। प्लेस दैम वर्टिकली, आपने इनको वर्टिकली जो है प्लेस रख देना है ऑन द टेबल, मेज़ पर, एज़ शोन इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। आपने एक टेबल लेना है, मेज़ के ऊपर आपने 3 जो है कार्डबोर्ड रख लेने हैं, गत्ते रख लेने हैं या लकड़ी के टुकड़े, उनमें एक ही जगह पर सुराख होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास प्लेस अ लाइटेड कैंडल। लाइटेड का मतलब है रोशन। आपने एक मोमबत्ती को रोशन करके प्लेस रख देना है ऑन द आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड। जो आपका पहला कार्डबोर्ड है उसके बाहर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जो है एक आपने मोमबत्ती को रख देना है। एट जस्ट देयर पोजीशन द कैंडल विल बी विजिबल ओनली व्हेन ऑल द होल्स एंड कैंडल फ्लेम्स आर इन वन स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहा है अगर मैं इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच देता हूँ, इसको दिक्का लगा के थोड़ा सा उधर कर देता हूँ और फिर मैं उस कार्डबोर्ड से अगर देखूँगा ना तो मुझे इस कार्डबोर्ड का ये गत्ता नज़र आएगा और फिर ये भी गत्ता नज़र आएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है हमें मोमबत्ती नज़र नहीं आएगी, हमें ये रोशनी इस पहले सुराख से उस वक़्त नज़र आएगी जब ये तीनों सुराख एक ही लाइन में एक सीध में होंगे। तो द कैंडल विल बी विजिबल, रोशनी उसी वक्त नज़र आएगी जब तमाम सुराख और मोमबत्ती और उसका फ्लेम, उसका शोला आर इन वन स्ट्रेट लाइन। तो जब ये एक सीधी लाइन में होंगे तीनों सुराख तो हमें ये रोशनी नज़र आएगी। इसका मतलब हमें ये समझ आया कि जो रोशनी है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है। तो अगर मैं इस कार्डबोर्ड को इधर को धकेल देता हूँ, इसको उधर को धकेल देता हूँ और मुझे सुराख में से फिर भी रोशनी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये होना था कि रोशनी सीधी लाइन में सफ़र नहीं करती बल्कि वो कहीं और से भी, जैसा कि अभी यहाँ पर एक मैं छोटा सा स्पीकर रख दूँ तो रास्ते में अगर हम एक सुराख ना भी रखें तो हमें आवाज़ वो पहुँच जाएगी, लेकिन रोशनी उसी वक्त नज़र आएगी इन सुराखों में से जब तीनों सुराख और रोशनी का शोला एक लाइन में होंगे। उम्मीद है आपको रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो 3 पॉइंट में वो इसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, कैन यू सी द कैंडल फ्लेम, क्या आप मोमबत्ती के शोले को देख सकते हैं, फ्रॉम द होल ऑफ लास्ट कार्ड, आखिरी कार्ड के सुराख से क्या आप इसको देख सकते हैं। नाउ डिस्प्लेस वन ऑफ द कार्डबोर्ड स्लाइटली, तो हमें ये नज़र आ रहा था। अब वो कह रहा है कि आपने डिस्प्लेस कर देना है, यानी कि उसकी जगह थोड़ी सी बदल देनी है, हिला देना है उसको, एक कार्डबोर्ड को स्लाइटली ज़रा सा। ट्राई टू सी द कैंडल अगेन थ्रो द होल्स, अब आपने दोबारा सुराख से मोमबत्ती को देखने की ट्राई करनी है, कोशिश करनी है। कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आपको अब मोमबत्ती नज़र आ रही है। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा उधर कर दिया तो मैंने जब दोबारा देखा तो बेसिकली ये सुराख आगे चला गया और इस सुराख की जगह पे ये जगह आ गई। तो हमें इस सुराख से इस कार्डबोर्ड की ये जगह नज़र आएगी और इस जगह की वजह से हमें ये सुराख भी नहीं नज़र आएगा और ये रोशनी भी नज़र नहीं आएगी। वट इंडिफरेंस कैन यू ड्रा फ्राम योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने मुशाहदात से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने यही अंदाज़ा लगाया कि रोशनी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है और रोशनी उस वक़्त हमारी आँख पे पहुँचेगी जब इसके रास्ते में जो तीनों सुराख हैं वो भी एक सीधी लाइन में होंगे। तो अब हम जो है लेट अस मूव ओवर नेक्स्ट टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रोशनी सफ़र करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। फॉर्मेशन ऑफ शेडो, अब हम रोशनी का जो साया होता है बनना, फॉर्मेशन बनना, ऑफ शेडो साए का बनना, इसको हम समझते हैं। यू हैव ऑब्जर्व डैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आपने ये मुशाहिदा किया इस सरगर्मी में कि जो रोशनी है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई गैर ट्रांसपेरेंट शफाफ ऑब्जेक्ट, अशिया या चीज़ कम्स आती है इन द पाथ, रास्ते में रोशनी के, तो व्हाट हैपन्स क्या होता है जब हम किसी रोशनी के रास्ते में, जैसे अभी आप कोई किताब पर पेन, वो पेन के पीछे बल्ब है, तो जब बल्ब के रास्ते में ये एक गैर शफाफ चीज़ नज़र आई तो आपने क्या चीज़, लेट अस हैव यू एवर थॉट व्हाट, तो क्या होता है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है जब कोई गैर शफाफ चीज़ रोशनी के रास्ते में आती है तो ये शेडो बनता है।
साया बनता है, इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय एन एक्सपेरिमेंट। आएँ इस चीज़ को एक तजर्बे से इसकी तफ्तीश करते हैं, इसको खोज लगाते हैं। 6.6 छठे चैप्टर की छठी सरगर्मी। प्लेस अ टॉर्च और कैंडल ऑन अ टेबल नियर अ वॉल इन अ रूम। आपने एक मेज़ पर एक मोमबत्ती को जला दिया। प्लेस योर हैंड इन बिटवीन द वॉल एंड द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द कैंडल और टच एज शोन इन द फिगर। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने ये जो दीवार है हमारी, और दीवार के पास हमने मेज़ पे मोमबत्ती जलाई। दीवार और मोमबत्ती के दरमियान में आपने प्लेस अपना रख देना है हाथ, योर हैंड। दीवार और मोमबत्ती के दरमियान में आपने अपना हाथ रख देना है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल, आपको दीवार पर क्या नज़र आएगा। बेसिकली ये दीवार थी, ये मेज़ था, रोशनी, मोमबत्ती और दीवार के दरमियान जब हमने हाथ रखा तो बेसिकली इस हाथ का साया दीवार पे बन गया। तो वो कह रहा है व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल, आपको दीवार पे क्या नज़र आएगा, हमारे हाथ का साया नज़र आएगा जो कि इस मोमबत्ती की वजह से बन रहा है। हमारा हाथ जो है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक होता है। ब्रिंग योर हैंड नियर द कैंडल, अब वो कह रहा है कि आपने अपना हाथ मोमबत्ती के पास लेके आना है। इज़ देयर एनी चेंज इन द साइज़ ऑफ द शेडो, तो जैसे ही हम अपना हाथ मोमबत्ती के पास लाएंगे तो जो हमारा ये साया है जो पहले बन रहा था उसका साइज़ उस बड़ा हो जाएगा। ब्रिंग योर हैंड नियर द कैंडल, इज़ देयर एनी चेंज इन द साइज़ ऑफ द शेडो, जी चेंज होगा। तब आप अपने हाथ को मोमबत्ती के करीब लाएं। इज़ देयर एनी चेंज, क्या कोई तब्दीली होगी, इन द साइज़ ऑफ द शेडो, साए के साइज़ में, तो जी होगी। साया जो है हमारा बड़ा हो गया, पहले छोटा था। प्लेस योर हैंड अवे फ्रॉम द कैंडल, अब वो कह रहा है कि आपने अपना हाथ मोमबत्ती से दूर ले जाना है। एंड ऑब्ज़र्व द शेडो ऑन द वॉल, और दीवार पर आपने जो साया है उसको ऑब्ज़र्व, उसका मुशाहिदा करना है। इज़ इट स्मॉलर और बिगर दैन बिफोर, तो ये पहले वाले से अब स्मॉलर है, छोटा है, इज़ बिगर, और बिगर या बड़ा है। तो अभी हमने देखा जैसे ही हम हाथ को दूर ले गए तो साया छोटा हो गया। व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, तो आप इन तमाम मुशाहदात से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने यही सीखा कि जब कोई चीज़ रोशनी के पास आती है उसका साया बड़ा हो जाता है, और जब कोई चीज़ यानी कि हाथ जैसा कि इस मिसाल में था वो रोशनी से दूर होता है तो उसका साया छोटा हो जाता है। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जब कोई गैर शफाफ ऑब्जेक्ट चीज़ ब्लॉक्स रोकती है द पाथ ऑफ लाइट, रोशनी का रास्ता, जैसा कि इस हाथ ने इस रोशनी का रास्ता रोका। अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, साया उस ऑब्जेक्ट यानी कि चीज़ का इज़ फाउंड बनता है। शेडो इज़ सिमिलर इन शेप, जो साया होता है वो शक्ल में एक जैसा होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट जो वो चीज़ होती है। एंड इज़ मेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स लाइट, और रोशनी के ज़रिए की मुखालिफ सिमत में बनता है। यानी कि अगर रोशनी इस तरफ है तो जो साया है इस रोशनी की दूसरी तरफ बनेगा, मुखालिफ सिमत में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नियरर टू द सोर्स ऑफ लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कि ये जैसे हमारे इस मिसाल में हाथ था वो रोशनी के नियरर करीब होता है। इट्स शेडो इज़ बिगर, इसका साया बड़ा हो जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट यानी कि रोशनी से दूर चले जाता है, इट्स शेडो बिकम स्मॉलर, इसका जो साया है वो छोटा हो जाता है। अभी ये मेरे पास पेन है तो आप देख सकते हैं साया छोटा है चूँकि ये पेन रोशनी से दूर है। अगर मैं इसको रोशनी के पास लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि साया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और जब मैं पास दूर चला गया तो साया छोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होम एक्टिविटी है जो कि बच्चे घर से करेंगे। यूजिंग बोथ हैंड्स मेक अ शेडो डैट लुक्स लाइक वेरियस शेप्स ऑफ बर्ड्स, तो वो कह रहा है आपने अपने हाथों को कुछ इस तरह के शेप देनी है कि आप जब रोशनी के रास्ते में अपने हाथों को शेप दें तो दीवार पर परिंदों की शक्लें बने। ये आपको नेट पर इसकी काफ़ी ज़्यादा मिसालें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने की बात। व्हाट इज़ द शेप ऑफ शेडो ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसका शेडो क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ घूमती है तो वो एक दायरा
बनाती है, तो इसलिए उसका शैडो जो है साया वो गोल शक्ल में होगा। व्हाट डज़ द शेप ऑफ शैडो ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लुक लाइक? तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है शफाफ, उसका साया कैसा होता है? तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का साया होता ही नहीं है, शफाफ चीज़ों का साया बनता ही नहीं है। जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि ये शीशे जैसी साफ़ है, इसका नीचे साया नहीं बन रहा। हाउ इज़ द शेडो ऑफ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड? तो ट्रांसलूसेंट नीम शफाफ चीज़ों का साया कैसे बनता है? तो बेसिकली हाउ इज़ द शेडो ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड? तो जो नीम शफाफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि ये मेरे पास अभी एक स्केल नज़र आ रहा है, तो इसका साया तो बनेगा और लेकिन वो मध्यम होगा, उसमें से कुछ रोशनी गुज़र रही होगी तो वो साए को मुकम्मल तौर पे बनने नहीं देगी, लेकिन इसका जो साया है उसकी शक्ल भी उसी ऑब्जेक्ट के जैसी ही होगी। उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेकास यानी कि टकरा कर मुड़ जाना। द बाउंसिंग बैक, टकरा कर पलट जाना। जैसे कि हम एक गेंद को ज़मीन पर ज़ोर से मारें तो वो ज़मीन से टकरा कर वापस ऊपर को आता है, इसी तरह द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रोशनी का टकरा कर वापस पलट जाना फ्रॉम अ नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस, गैर शफाफ सतह से, इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसको हम जो है रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं, इनेकास कहते हैं। अब इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि अगर मैं रोशनी के रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रखूँगा तो रोशनी उसमें टकराने के बाद वापस नहीं मुड़ेगी, बल्कि वो इसमें से गुज़र कर आगे चली जाएगी। जैसा कि हमने शुरू में पानी के गिलास की मिसाल देखी थी। तो जो चीज़ है, जो सतह है वो नॉन ट्रांसपेरेंट गैर शफाफ होनी चाहिए। लेट अस इन्वेस्टिगेट, आए तफ्तीश करते हैं। विच सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर, कौन सी सतह ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है रोशनी को, यानी कि किस सतह से रोशनी टकरा कर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। एंड विच टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट्स लेस, और कौन सी जो किस्म होती है सरफेस सतह की वो कम रिफ्लेक्ट करती है रोशनी को, किस सतह से रोशनी टकरा कर कम जो है वापस मुड़ती है। व्हेन यू सी द सन सेटिंग, जब आप सूरज को सेटिंग गुरूब होता देखते हैं, इज़ इट रियली प्रेजेंट ऑन द होरिज़ोन, क्या ये वाकई होरिज़ोन पर मौजूद होता है? तो बेसिकली ये घूमता रहता है एक अपने सर्कुलर पाथ में, तो ये होरिज़ोन पर मौजूद, आप इसको मतलब जो ज़ाहरी इसकी शक्ल है वो तो आप कह सकते हैं होरिज़न पर वो मौजूद है और ये आधा हो गया है, लेकिन ये बेसिकली जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये सर्कुलर पाथ में मूव रहता है, मूव यानी कि घूमता रहता है और ये कभी भी ग्रूब नहीं होता। तो रोशनी टकरा कर कैसे वापस मुड़ती है, इस चीज़ को हम समझेंगे एक्टिविटी 6.7 में, छठा चैप्टर, सरगर्मी नंबर 7। थ्रो टॉर्च लाइट ऑन अ मिरर और शाइनिंग स्टील। आपने एक शीशा ले लेना है जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, और शाइनिंग स्टील, जैसे कि हमारे घर में स्टील की प्लेटें, स्टील के बर्तन होते हैं तो वो चमकदार होते हैं। तो आपने एक शाइनिंग स्टील प्लेट, तो आपने उसी स्टील के बर्तनों जैसी एक प्लेट ले लेनी है, एक टुकड़ा यहाँ पे शीशा ले लेना है। इन अ डार्क रूम एज शोन इन द फिगर, आपने एक बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में किसी दीवार पर या किसी जगह पर एक जो शीशे का टुकड़ा या स्टील की प्लेट है जो चमकदार हो उसको खड़ा कर देना है, या किसी सहारे की मदद से आपने उसको वहाँ पे रख देना है। ऑब्ज़र्व द लाइट, ऑब्ज़र्व द लाइट मतलब आपने रोशनी का ऑब्ज़र्व मुशाहिदा करना है, फॉलिंग ऑन द नियर बाय वाल आफ्टर बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम द मिरर। जैसे कि बचपन में अक्सर छोटे बच्चे सूरज की रोशनी में एक शीशे का टुकड़ा पकड़ के तो उसका जो जिसको हम उर्फिया में लश्कारा कहते हैं वो दीवारों पर डालते हैं। इसी तरह हमने एक टार्च को ऑन करके जब ये हम जो स्टील का टुकड़ा या शीशे का टुकड़ा है ये हम किसी बच्चे को या किसी अपने दोस्त को भी पकड़ा सकते हैं और किसी जगह पर इसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो जब अब हम इसके ऊपर रोशनी को डालेंगे तो रोशनी ये नहीं होगा कि बस इसके ऊपर रोशनी डली और ख़त्म, बल्कि रोशनी इसके ऊपर टकराने के बाद मुड़कर किसी दूसरी तरफ को वो हमें
इसी साइज़ के मुताबिक जो इसका साइज़ होगा, जो इसकी शक्ल होगी, उसका एक जो है वो इमेज सा बनाती नज़र आएगी। तो कमरे अंधेरे में जब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो अगर तो वो शीशा या स्टील की प्लेट होगी तो वो आपको रोशनी उससे टकरा कर दीवार पर पड़ती हुई नज़र आएगी। और तीसरे नंबर पे नाउ रिपीट, अब आप दोहराएं द सेम प्रोसीजर्स, यही तरीका दोबारा आप दोहराएं बाय थ्रोइंग द लाइट ऑन अ डल कार्डबोर्ड। अब आपने थ्रोइंग डालनी है लाइट रोशनी ऑन अ डल कार्डबोर्ड। तो अब आपने वो जो प्लेट थी या शीशे का टुकड़ा था, स्टील की प्लेट, इसको हटा देना है। इसकी बजाय आपने यहाँ पर एक काले रंग का या जो भी ब्राउन कलर का कोई भी आपको लकड़ी का टुकड़ा या फिर कार्डबोर्ड मिले, आपने वो रख देना है। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, क्योंकि कमरा हमारे पास अंधेरा था, तो जब हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो एक उसमें से बिल्कुल मध्यम सा जो है वो इमेज रोशनी का जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद दीवार पर पड़ेगा। तो इज़ द लाइट फॉलिंग ऑन द वॉल सेम इन बोथ केसेस। तो हमने ये चौथे नंबर पे ये आंसर करना है कि जब रोशनी शीशे के ऊपर टकराने के बाद दीवार पर पड़ी और जब रोशनी कार्डबोर्ड या गत्ते के ऊपर टकराने के बाद दीवार पर पड़ी, तो क्या रोशनी की जो इंटेंसिटी थी, जो उसकी शिद्दत थी, वो सेम है, एक जितनी है। यू मस्ट हैव सीन डैट मोर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, आपने देखा है कि जो मोर ज़्यादा लाइट रोशनी रिफ्लेक्ट मुनक्स हुई है फ्रॉम अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस। ये जो स्मूथ शीशे जैसी जो चमकदार सतह थी, स्टील या शीशा, उधर से रोशनी ज़्यादा जो है वो रिफ़्लेक्ट हुई है, मुनक्स हुई है दैन अ डल सरफेस, बनिस्बत एक गैर डल मतलब ऐसी सतह जो चमकदार नहीं थी। जैसे आपके पास एक गत्ता हो गया, एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, एक प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रोशनी का किसी सतह से टकरा कर बाउंस बैक हो जाना, मुड़ जाना, इसके अंदर हमने ये सीखा कि अगर वो सतह जो है वो चमकदार है और चमकीली है तो रोशनी जो है बाउंस बैक होने के बाद ज़्यादा रोशन नज़र आएगी। और अगर वो सतह डल है, जो है बिल्कुल भी चमकदार नहीं है, तो उसके ऊपर रोशनी टकराने के बाद जो है वो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में रिफ़्लेक्ट होगी। तो ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया। तो पॉइंट टू पॉइंट अगेन है हमारे पास सोचने की बात, वाई डू वी सी द इमेज ऑफ अ नियर बाई ट्री और बिल्डिंग इन अ लेक। तो हमारे पास अगर पानी का तालाब हो तो पीछे या उसके साथ एक बिल्डिंग हो तो हमें उसका इसके अंदर इमेज जो है वो क्यों नज़र आता है, तस्वीर। तो बेसिकली ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से आता है, क्योंकि रोशनी इस चाहे अगर सूरज की रोशनी इस दीवार पे पड़ेगी और रिफ़्लेक्ट होने के बाद, जैसे ये रोशनी रिफ़्लेक्ट होने के बाद दीवार पर दूसरी दीवार पर चली गई, इसी तरह रोशनी इस बिल्डिंग इमारत पर टकराने के बाद वो पानी में जाएगी। और जब हम पानी में देखेंगे तो रोशनी सबसे पहले इस बिल्डिंग पे पड़ी, रिफ़्लेक्ट होने के बाद वो पानी में पड़ी और पानी से रिफ़्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंची, जिसकी वजह से हमें ये बिल्डिंग का साया इसमें नज़र आ रहा है। तो दूसरा इसमें पॉइंट टू पॉइंटर है, द लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बाय अ डार्क सरफेस। तो जो अंधेरे वाली सतह होती है उससे रोशनी रिफ़्लेक्ट नहीं होती। हाउ कैन वी रीड द डार्क प्रिंट ऑन आ बुक। तो वो कह रहा है कि जो काली चीज़ें होती हैं रोशनी उनसे रिफ़्लेक्ट नहीं होती, तो हमें फिर ये काली चीज़ें जो होती हैं किताब के ऊपर वो कैसे नज़र आती हैं। तो बेसिकली ये ब्लैक चीज़ पे रोशनी रिफ़्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग इर्द गिर्द का जो हिस्सा है रोशनी उनसे रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और ये चीज़ ब्लैक की ब्लैक अपनी जगह पर मौजूद होती है और वो हमें काली नज़र आती है। ये इसका जवाब है। तो रोशनी और आवाज़, लाइट एंड साउंड के बारे में ये चैप्टर है। तो रोशनी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास अब जो चीज़ पढ़ेंगे वो साउंड के बारे में होगी। आवाज़ जिसका मानी है वी फील एन एक्टिव एंड बिज़ी लाइफ अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द एक फ़ाल और मसरूफ़ जो ज़िंदगी है उसको महसूस करते हैं ड्यू टू वेरियस साउंड्स, मुख्तलिफ़ आवाज़ों की वजह से। यानी कि हम घर हों, बाज़ार हों, दफ्तर में हों, हमें अपने इर्द गिर्द हर वक्त पंखे की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, लोगों के बातें करने की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, चिड़ियाँ परिंदों की आवाज़ और इसी तरह से मुख्तलिफ़ आवाज़ें, चीज़ों के गिरने की आवाज़ें, ये हमें आती रहती हैं।
और इन्हीं आवाज़ों की वजह से हम कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो, अगर किसी आप खंडर में चले जाएँ, वीरान जगह पर चले जाएँ, तो हम उसको वीरान इसी वजह से बोलते हैं, हम उसको एक्टिव इसी वजह से नहीं बोलते कि वहाँ पे हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो आवाज़ों का आना एक मसरूफ़ और फ़ाल जो ज़िंदगी है उसका सबूत है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स सीम प्लीजेंट। तो सुबह सवेरे जो परिंदों की चहचहाहट है, परिंदों का चहचहाना, सीम्स प्लीजेंट, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशगुन होता है। मैनी ऑफ अस इंजॉय म्यूज़िक, हम में से बहुत से जो हैं वो मौसीकी को इंजॉय, लुत्फ़ उठाते हैं। वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं आफ्टर लिसनिंग टू सम साउंड। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे आसपास अगर कोई परिंदा बोल रहा हो तो हमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो आवाज़ें आती हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारा ध्यान फ़ौरन उन आवाज़ों की तरफ जाता है। वी टॉक टू वी टॉक टू ईच अदर यूजिंग साउंड्स, हम एक दूसरे से जो बात करते हैं ईच अदर, वो भी हम आवाज़ की मदद से ही करते हैं। जैसा कि मैं अभी आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो ये मेरे जो वोकल्स हैं, जो मेरा मुंह है, वहाँ से आवाज़ ही आप तक पहुँच रही है। बट सम साउंड्स आर वेरी अनप्लेजेंट, लेकिन कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा नाखुशगवार होती हैं। सच एज़ प्रेशर हॉर्न्स, यानी कि सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक या ट्रालर गुज़र रहा है, तो जब वो अपना हॉर्न को बजाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दबाव वाला होता है, एंड नॉइस ऑफ मशीन्स, या किसी फैक्ट्री के बाहर से आप गुजरें, अंदर खच खच ठक ठक मशीनों की आवाज़ जो आ रही होती है, उस जिसको हम शोर भी कहते हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो अनप्लीजेंट हैं, जो हमें बिल्कुल भी खुशगवार नहीं लगती। हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस्ड, आवाज़ किस तरह से प्रोड्यूस्ड बनती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, आएँ एक तजुर्बा करते हैं। तो आवाज़ें हमने पढ़ लिया क्या चीज़ होती है। आवाज़ ज़िंदगी की अलामत है, जिस जगह पर आवाज़ें ना हों हम उस जगह को वीरान और खंडर कहते हैं। लेकिन कुछ आवाज़ें हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, कुछ आवाज़ें हमारे कानों को काफ़ी ज़्यादा नाखुशगवार लगती हैं। तो आवाज़ किस तरह से बनती है, हम यहाँ से जो है सरगर्मी 6.8 को करेंगे। प्लेस अ म्यूज़िक स्पीकर हॉरिजेंटली, आपने एक डेक को ले लेना है, स्पीकर को ले लेना है, और आपने हॉरिजेंटली, तो आप ये वर्टिकल पोजीशन है, और आप अगर इसको ऐसे नीचे रख दें तो ये हॉरिजेंटल पोजीशन है, आपने इसको नीचे रख देना है ताकि इसका जो ये स्पीकर है वो आसमान की तरफ हो जाए, एज़ शोन इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। स्प्रिंकल सम ग्रेन्स अराउंड इट्स कोन, तो ये जो इसकी कोन है स्पीकर की, इसके इर्द गिर्द आपने कुछ ग्रेन्स, दाने छिड़क देने हैं। वो चावल के दाने हो सकते हैं, दाल के दाने हो सकते हैं, दलिया हो सकता है, यानी कि छोटे छोटे बीज हो सकते हैं जिनको हम ग्रेन्स कहते हैं। स्विच ऑन द स्पीकर, अब आपने स्पीकर को ऑन कर देना है, एंड प्ले सम म्यूज़िक, और आपने इसके ऊपर कोई म्यूज़िक जो है वो चला देना है। ऑब्ज़र्व द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स, तो जो ग्रेन्स, जो दाने पहले बिल्कुल साकिन खड़े थे, अब आप देखेंगे कि वो उछलना शुरू हो गए हैं। तो वो कह रहा है आपने ऑब्ज़र्व, मुशाहिदा करना है क्या हुआ। तो हमने जब मुशाहिदा किया तो वो उछलना शुरू हो गए। आर दे जंपिंग अप, क्या वो उछल रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे को। डैट इज़ वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट, तो इस चीज़ को हम थरथराहट यानी कि वाइब्रेशन से जो है पुकारते हैं कि दाने ये जो हिलना शुरू हो गए हैं, इस हरकत को, ऊपर और नीचे हरकत को हम वाइब्रेशन कहते हैं। व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम द एक्टिविटी, आपको इस सरगर्मी से क्या अंदाज़ा लगा। तो हमें यही अंदाज़ा लगा कि ये जो स्पीकर से आवाज़ निकलती है वो बेसिकली जो है हमारे पास एक थरथराहट, एक वाइब्रेशन से वो बनती है। अगर हमने इस वाइब्रेशन को, थरथराहट को आँखों से देखना है तो हम इस सरगर्मी को करेंगे। जब हम स्पीकर को ऑन करते हैं तो वो आवाज़ इन दानों को, इन ज़रात को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। यू हैव ऑब्ज़र्व्ड, आपने मुशाहिदा किया, इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर वाली सरगर्मी में, डैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, आवाज़ जो है वो थरथराहट से बनती है। तो जो आवाज़ है वो थरथराहट से बनती है। तो हमने ये चीज़ अख़ज़ की कि इस मुशाहदे में आवाज़, ऊपर वाली सरगर्मी से आवाज़ जो है वो थरथराहट से बनती है। तो हमें यही जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, एक थरथराहट करने वाला जिस्म, चीज़ या अशिया जो होती है, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, वो आवाज़ बनाती है। तो जब भी ये मेरे पास पेन मौजूद है, अभी ये कोई आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन जब ये
ये ऊपर नीचे थरथराहट करेगा तो इसके टकराने से ये आवाज़ बनेगी। तो वी व्हेन वी स्पीक विच थिंग वाइब्रेट्स इन आवर थ्रोट, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में विच थिंग, कौन सी चीज़ वाइब्रेट्स, कौन सी चीज़ थरथराहट करती है, तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंटर गौर करना, व्हाट वाइब्रेट्स इन द गिवन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने सीखा कोई भी जो चीज़ आवाज़ करती है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है। तो वो कह रहा है कि इन म्यूज़िकल, ये जो मौसीकी के आलात हैं इनमें से जब आवाज़ निकलती है तो आप हर में से बताएं कि कोई चीज़ में कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है, तो कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। तो जो गिटार होता है उसके अंदर ये जो तार है वो वाइब्रेट करती है तो आवाज़ पैदा होती है। और ये जो एक हमारे पास बैट, ये शायद एक बेसबॉल के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर क्या चीज़ वाइब्रेट करती है, तो इसकी जो सतह है जब वो हवा में तेज़ी से गुज़रती है तो हवा के साथ टकराने के से भी ये वाइब्रेट करती है और आवाज़ आती है। और अगर मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुननी है तो जब ये गेंद के साथ टकराती है तो तब गेंद के टकराने के बाद ये वाइब्रेट करती है तो आवाज़ आती है। जो ड्रम ढोल होता है इसके ऊपर ये रबड़ लगी होती है सतह, तो ये वाइब्रेट करती है तो आवाज़ आती है। इसी तरह ये जो फ्लूट है इसके अंदर ये जो सुराख हैं इनसे जब हवा हमारे मुंह से तेज़ी से गुज़रती है तो आवाज़ आती है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट थरथराहट की वजह से जो है हमारी जो कान हैं वो आवाज़ को सुनते हैं और यही थरथराहट उस जिस्म के अंदर आवाज़ को पैदा करती है। डू यू नो बजिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ इज़ ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ देयर विंग्स। तो जो मक्खियाँ और मच्छर होते हैं जब हमारे कान के पास से गुजरते हैं तो हमें बजिंग बिनबिनाहट सुनाई देती है। तो ये जो बिनबिनाहट या ये जो आवाज़ है ये बेसिकली उनके जो पर होते हैं उनकी वाइब्रेशंस की वजह से सुनाई देती है। यही वाला कॉन्सेप्ट इस ये जो बैट है इसके अंदर है कि जब ये बिल्कुल तेज़ी के साथ मूव करता है तो आवाज़ आती है। पॉइंट टू पॉइंटर है, एक्सप्लोजन्स आर रेगुलर फीचर ऑन द सन सरफेस, वाई डू वी नॉट हियर द साउंड्स ऑन द अर्थ। सूरज की सतह के ऊपर हमें पता है कि जो रेगुलर रोज़ाना बाकायदगी के साथ धमाके होते हैं तो हमें इन धमाकों की आवाज़ ज़मीन पर क्यों नहीं सुनाई देती। इसकी एक वजह तो यह है कि सूरज हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और दूसरी वजह यह है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर ऑलरेडी होता है जिसकी वजह से सूरज के ऊपर होने वाले धमाकों की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन इसकी मेन वजह जो है वो ये है कि सूरज हमसे दूर बहुत ज़्यादा है। कैन साउंड पास थ्रू वाटर, क्या जो साउंड आवाज़ है वो पानी से गुज़र सकती है, पानी या किसी भी लिक्विड से गुज़र सकती है। एंड सॉलिड बॉडीज़, और जो ठोस जिस्म होते हैं उनसे गुज़र सकती है। लेट अस ऑब्जर्व बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। तो हम इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कुछ तजुर्बात के ज़रिए से, यानी कि हम सीखेंगे कि जो आवाज़ है वो पानी से या ठोस चीज़ों से गुज़र सकती है या नहीं। तो एक्टिविटी 6.9 है, प्लेस योर ईयर ऑन द टेबल सरफेस। आपने एक मेज़ के साथ अपना नीचे वाला कान प्लेस रख देना है। आस्क आ क्लास फेलो टू टैप स्लोली ऑन द टेबल, और आपने अपने एक हम जमात को पास बुलाकर कहना है कि वो मेज़ के ऊपर थोड़ा सा टैप करे स्लोली, बिल्कुल आहिस्तगी के साथ सरफेस विद हीज फिंगर्स एट द फार। तो एंड यानी कि आपने अपना कान मेज़ के ऊपर रखा और मेज़ के ऊपर जो सतह है उसके ऊपर आपने अपने क्लास फेलो को कहना है कि अपनी उंगलियों की मदद से टैप करे और थोड़ा सा दूर, यानी कि जहाँ पे कान है उससे थोड़ा सा दूर जाकर वो टैप करे। आस्क, आपने अपने क्लास फेलो से पूछना है, डिड यू हेयर द साउंड, क्या आपको आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो हमने इससे ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब वो हमारा क्लास फेलो मेज़ पे टैप करेगा तो ये जो मेज़ की सतह है इसके अंदर हल्की हल्की जो थरथराहट है, वाइब्रेशंस हैं वो पैदा होंगी और ये वाइब्रेशंस आगे मूव करते करते हमारे कान तक पहुंचेंगी और हमारे कान में आवाज़ सुनाई देगी। तो हमने पीछे बेसिकली यही चीज़ पढ़ी थी कि चीज़ों के वाइब्रेट करने से आवाज़ बनती है। तो इसमें हमारे पास सरगर्मी में मेज़ की सतह वाइब्रेट करेगी और हमें आवाज़ सुनाई देगी। साउंड पासिस थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा इससे जो हमें मेन कॉन्सेप्ट
हासिल हुआ वो ये है कि ये जो आवाज़ है, ये जो सॉलिड मेज़ जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आवाज़ सॉलिड ऑब्जेक्ट से गुज़र सकती है। यानी कि ये जो वाइब्रेशन थी जिसकी वजह से आवाज़ पैदा हुई, वो आवाज़ हमें फ़िज़ा में सुनाई नहीं देगी, वो आवाज़ पैदा होकर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से गुज़रेगी और इसके अंदर से गुज़र कर हमें कान में सुनाई देगी। तो आवाज़ जो है वो ठोस इज्साम से गुज़र सकती है। अब हम देखेंगे कि जो आवाज़ है वो पानी से गुज़र सकती है या नहीं। तो छोटे चैप्टर की 10वीं सरगर्मी, कट अ प्लास्टिक बोतल फ्रॉम इट्स बॉटम। आपने एक प्लास्टिक की बोतल लेके उसको नीचे से काट लेना है। ब्रिंग योर ईयर इन कॉन्टैक्ट विद द नेक ऑफ द बोतल, जो उसका ऊपर वाला तंग हिस्सा जिसको हम बोतल की गर्दन कहते हैं, आपने उसको अपने कान के पास ले जाना है। एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्ट्राइक 2 मेटालिक स्पून्स इनसाइड द वाटर। और आपने अपने दोस्त को कहना है स्ट्राइक, कि वो 2 चम्मच लेकर आपस में जो स्ट्राइक करे, टकराए। और वो स्पून जो है वो प्लास्टिक के नहीं, मेटल के होने चाहिए, यानी कि स्टील के या कॉपर के हों, जैसा कि हम घरों में भी स्टील के चम्मच इस्तेमाल करते हैं, इनसाइड द वाटर। लेकिन आपने वो दोनों अपने दोस्त को कहना है, अपने क्लास फेलो को कहना है कि वो पानी के अंदर दोनों को चमचों को डालकर आपस में टकराए। डू यू हियर द साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग स्पून्स। अब आपने ये जो बोतल का हिस्सा काट रखा था ये कान के साथ लगा रखा था, तो क्या आपको अपने कान में कोई इन चमचों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जब ये चम्मच आपस में टकराएंगे वाइब्रेशन पैदा होगी, वो वाइब्रेशन आवाज़ को बनाएगी। आवाज़ इस पानी से गुज़रती हुई जो है कान तक हमें सुनाई देगी। तो साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर। हमने ये चीज़ अखज़ की कि जो आवाज़ है वो पानी से गुज़र सकती है, तो पानी से गुज़र कर ये आवाज़ हमें कान में सुनाई दी। साउंड कैन आल्सो थ्रू वाटर, कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, तो आवाज़ जो है वो पानी से भी गुज़र सकती है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटीरियल्स। तो अब हम मुख्तलिफ़ मटीरियल चीज़ों में से स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार को देखेंगे। इन ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में, बग्गीज़ और कैरियर्स पुल्ड बाय हॉर्सेस वर यूज्ड इन वार्स। तो जंगों में जो बग्गियाँ या जो घोड़ा गाड़ियाँ होती थीं, उनको घोड़ों की मदद से खींचा जाता था। द मैन फ्रॉम डिफेंडिंग साइड वुड लिसन टू द वाइब्रेशंस थ्रू द अर्थ सरफेस बाय पुटिंग देयर ईयर्स टू इट टू डिटेक्ट द अराइवल ऑफ द कमिंग आर्मी। तो जो आदमी होते थे डिफेंडिंग साइड, दूसरी मुखालफ सिमत के या मुल्क हो गया जिसके साथ जंग हो रही होती थी, वो वुड लिसन, वो सुनते थे वाइब्रेशंस को। यानी कि जब घोड़ा ज़मीन पर चलता है, भागता है, तो वो भी वाइब्रेशन पैदा करता है। कैसे सुनते थे कि वो जो आदमी होते थे पुटिंग देयर ईयर्स, अपने कानों को पुट कर देते थे, रख देते थे अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह के साथ। और जैसे कि इस बच्चे ने अपने कान को टेबल की सतह पे रखा है, टू डिटेक्ट, ताकि वो डिटेक्ट कर सकें, ढूंढ सकें अराइवल ऑफ द कमिंग आर्मी, जो दूसरे मुल्क या जो मुखालफ फ़ौज के जो आदमी हैं वो उनका अराइवल पहुंचना। कहने का मकसद ये है कि यहाँ से दूसरे मुल्क की फ़ौज आ रही है, ज़मीन पर उनकी वाइब्रेशन होंगी, जब वो आ रहे होंगे तो जो मुखालफ डिफेंडिंग साइड की जो या दूसरा जो 2 ममालिक में जंग हो रही है, तो जो दूसरे मुल्क या डिफेंडिंग साइड के जो आर्मी या सिपाही होते थे, फ़ौज के जो आदमी होते थे, वो अपना कान ज़मीन के साथ लगा कर तो ध्यान से सुनते थे कि क्या उनको कोई थरथराहट आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आवाज़ सुनाई देती थी तो वो ऐलान कर देते थे कि जंग के लिए लोग आ रहे हैं। तो इस तरह वो डिटेक्ट कर लेते थे, मतलब कि खोज लगा लेते थे, ढूंढ लेते थे। वाइल द साउंड्स कैरिड बाय द विंड वुड रीच मट लिटिल। लेकिन जो हवा के ज़रिए जो आवाज़ है वो मच लेटर, बहुत बाद में पहुंचती थी। तो ज़मीन के साथ कान लगा के वो जल्दी पता लगा लेते थे, जबकि वही आवाज़ जब हवा के ज़रिए उनको तक पहुंचती थी तो वो बाद में पहुंचती थी। लेट अस एक्सपीरियंस अ सिमिलर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसी हम जो चीज़ है या जो मुशाहिदा है, इसको हम एक सरगर्मी की मदद से ख़ुद भी सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहा है कि छठे चैप्टर की 11वीं सरगर्मी है, सेलेक्ट अ लॉन्ग आयरन फेंस। आपने एक लंबी सी, अक्सर जब हम पार्कों में जाते हैं तो इस तरह के लोहे के जंगले लगे होते हैं, तो फेंस बाड़ को कहते हैं, आयरन लोहे की। आपने एक लंबी लोहे की जो बाड़ है उसको चूज़ करना है किसी पार्क वगैरह में जाकर, या नियर योर स्कूल, या अपने स्कूल में।
पुट योर ईयर एट वन पॉइंट ऑफ द सर्फेस, आपने इस गेट, इस जंगले या इस बाड़ के एक साइड पे अपना कान पुट कर देना है, रख देना है। आस्क योर क्लास फेलो टू ट्रैप स्लोली द फेंस, अब आपने अपने क्लास फेलो से कहना है कि वो इस जंगले के ऊपर हल्का हल्का सा टैप करे, इसके ऊपर ज़रब लगाए विद अ स्पून, और एक चम्मच की मदद से लगाए, क्योंकि चम्मच जो है वो मेटल का होता है। एट सम डिस्टेंस अवे, लेकिन बिल्कुल पास नहीं। आपने, ये क्लास फेलो है जो चम्मच की मदद से इस गेट के ऊपर ज़रब लगा रहा है, टैप कर रहा है, और ये आप खुद हैं जो कि कान को गेट के साथ लगाएंगे, फेंस के साथ लगाएंगे जो कि लोहे का है, और थोड़ा सा अवे, थोड़ा सा दूर जाने के बाद। तो इसमें हमारे पास डिड यू हेयर द साउंड इंस्टेंटली एंड क्लियरली, क्या आपको आवाज़ इंस्टेंट फ़ौरन सुनाई दी एंड साफ साफ सुनाई दी। आपने ये बताना है कि आपको आवाज़ कैसी सुनाई दी। इफ़ द फेंस इज़ सफिशेंटली लॉन्ग, अगर बहुत ज़्यादा दूर लंबी वो बाड़ है, यू मे हियर टू साउंड्स, आपको दो आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। वन थ्रो द आयरन फेंस एंड आफ्टर वाइल अनदर थ्रो द एयर। तो वो कह रहा कि अगर ये जो गेट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, मतलब कि अगर बुक में हम कंसीडर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, यहाँ आप समझ लें कि कोई 60-70 कदमों के फासले पर इतना लंबा गेट हो, तो जब आप अपने क्लास फेलो को कहेंगे कि वो चम्मच को टैप करे, आपको कान लगाने से वो आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो एक आवाज़ आपको अपने कान से सुनाई देगी जो कि आपने बिल्कुल जोड़ रखा होगा उस फेंस के साथ, उस लोहे के गेट के साथ, और एक आवाज़ आपको दूसरे कान में सुनाई देगी जो कि आपने उसके साथ नहीं जोड़ रखा। जो दूसरे कान में आपको आवाज़ सुनाई देगी वो हवा के ज़रिए आप तक पहुँचेगी, और जो कान आपने साथ जोड़ रखा है वो जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो इस लोहे में से गुज़रते हुए आप तक पहुंचेगी। तो यही यहाँ पे बताया गया, वन थ्रो द आयरन फेंस, एक आवाज़ आपको लोहे की बाड़ में से गुजर कर सुनाई देगी, एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर बाद, अनदर थ्रो द एयर, और कुछ देर बाद दूसरी जो आवाज़ है वो आपको हवा में से गुजर कर सुनाई देगी। साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैन द एयर। तो हमने क्या चीज़ सीखी कि जो आवाज़ें हैं वो ठोस इजसाम से तेज़ी से गुजर जाती हैं दैन एयर, हवा से। तो यही वजह है कि इसके अंदर जो कान हमने गेट के साथ लगा रहा है उसके अंदर हमें जल्दी चम्मच की आवाज़ सुनाई देगी अगर वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अगर हम देखें कि जो दूसरा कान है जो उस गेट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो उसके अंदर जो आवाज़ आएगी वो चाहे 1 सेकंड या मिली सेकंड का ही फ़र्क क्यों ना हो, वो थोड़ा सा लेट सुनाई देगी। तो आवाज़ें ठोस इजसाम से तेज़ी से गुजर जाती हैं बजाय इसके कि वो हवा से गुजरें। यही मिसाल वो जंगों के अंदर आदमियों की है कि बजाय इसके कि वो फ़ौज के सिपाही इंतज़ार करें कि हमें घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आए, वो ज़मीन के साथ कान लगा कर सुन लेते थे, और आवाज़ आने से पहले ही उनको पता चल जाता था कि मुखालिफ जो हमारी फ़ौज है उनके सिपाही आ रहे हैं। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठोस इजसाम में, द पार्टिकल्स आर नियरर दैन इन वाटर। तो जो ठोस जिस्म होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हर जो चीज़ है वो सेल्स से मिलकर बनती है, पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। तो सॉलिड जो होते हैं जिस्म, अशिया, उनके अंदर पार्टिकल्स करीब होते हैं दैन इन वाटर, बजाय बनिस्बत पानी या लिक्विड के। हैंस द स्पीड थ्रो सॉलिड इज़ ग्रेटर, इसलिए हमें जो सॉलिड चीज़ें हैं वहाँ से स्पीड, जो रफ्तार होगी आवाज़ की वो ज़्यादा होगी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें आवाज़ तेज़ी से पहुंच जाएगी, और इस आवाज़ में थोड़ी, इस सरगर्मी में जो आवाज़ है वो पानी से गुजर के जब आएगी तो वो थोड़ी सी लेट पहुंचेगी, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड है ये हमने पढ़ा आवाज़ की वो ग्रेटर होती है, और जो लिक्विड है उनमें कम होती है। लेकिन ये कितने शिद्दत में होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ आलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रेटर दैन इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार पानी में 5 गुना ज़्यादा होती है हवा के मुकाबले में, एंड अबाउट 15 टाइम्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स
दैन एयर। और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आवाज़ की रफ्तार 15 गुना ज़्यादा होती है हवा के मुकाबले में। द फॉलोइंग टेबल शो द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम से मुराद वो पानी या वो ठोस चीज़ है जिसमें से हम आवाज़ को गुजरता महसूस करते हैं। हवा के अंदर 340 मीटर पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में 340 मीटर दूर अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी आवाज़ हमें पहुंच जाएगी। पानी के अंदर एक सेकंड में 1500 मीटर तक आवाज़ जो है वो जल्दी से पहुंच जाती है एक सेकंड के अंदर अंदर। और अगर कोई लोहे की चीज़ है तो एक सेकंड में 5000 मीटर दूर तक आवाज़ एक सेकंड में 5000 मीटर का सफ़र तय कर लेती है। डू यू नो कि आप जानते हैं देयर आर नो पार्टिकल्स इन स्पेस। जो खला है उसमें देयर आर नो पार्टिकल्स, उसमें पार्टिकल्स या ज़रात नहीं होते। देयर फॉर साउंड कैन नॉट पास थ्रू द स्पेस। इसी वजह से लिहाजा खला से जो आवाज़ है वो नहीं गुजर सकती। अ मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो हमें एक मटीरियल की ज़रूरत होती है आवाज़ के गुजरने से। ये जो पानी है ये भी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, इस वजह से आवाज़ गुजर गई। ये जो टेबल है और ये नीचे जो लोहे का जंगला सा है ये भी ज़रात से मिलकर बना है, तो इस वजह से आवाज़ गुजर गई। जो खला है उसके अंदर चूँकि ज़रात नहीं होते तो इस वजह से खला में आवाज़ नहीं गुजर सकती। यू कैन प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग अ स्ट्रेच्ड मेटल स्ट्रिंग और ब्लोइंग एयर थ्रू अ पाइप। वो कह रहा है कि आप एक स्ट्रेच करें, खींच के रखें मेटल स्ट्रिंग, लोहे की धागे को, लोहे की तार को आपने खींचना है और उसके ऊपर आप जब आप फिंगर की मदद से आप ऐसे प्लकिंग करेंगे, उसको खींच कर तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब आप तोड़ेंगे नहीं, आप जस्ट उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इससे भी आवाज़ पैदा होती है। और ब्लोइंग एयर थ्रू अ पाइप, और अगर आप लंबे से पाइप में हवा को गुजारें उससे भी आवाज़ पैदा होती है। व्हाट इज़ कॉमन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू एक्शन। इसके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है और कौन सी चीज़ डिफरेंट है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसमें वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होगी और इसके अंदर जो हवा है वो जब पाइप के अंदर से गुजरेगी तेज़ी के साथ तो वो टकरा कर पाइप की सतहों को जो है वो जब गुजरेगी तो उससे आवाज़ वो पैदा करेगी। तो ये हमारे पास क्विक क्विज़ है, इसका आपने जो है उम्मीद है कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। डू यू नो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आवाज़ है ये भी ताकत यानी कि एनर्जी की फॉर्म एक शक्ल है। विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन मैटर पार्टिकल्स। जो भी मादा होता है ये उसके ज़रात में थरथराहट पैदा करती है। तो पानी हो, लिक्विड, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है जिसका अपना मैस होता है उसको हम मैटर कहते हैं। तो हम यहाँ पर हमें बताया गया है कि हर मादा जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। लोहा हो, प्लास्टिक हो, तांबा हो, पानी हो, हर मादा जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। और जब यही ज़रात थरथराहट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। अब आवाज़ की शिद्दत, जैसा कि हम टीवी की आवाज़ को भी रिमोट की मदद से कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, उस कम या ज़्यादा को हम शिद्दत कहते हैं। तो अगर मैं ये पेन नीचे गिराऊंगा तो आवाज़ कम आएगी, अगर मैं बड़ी सी स्टील की प्लेट ज़मीन पर गिराऊंगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। इसी कॉन्सेप्ट को शिद्दत कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की शिद्दत। सरगर्मी है हमारे पास 12, चैप्टर है 6। वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द में मुख्तलिफ वेराइटी, मुख्तलिफ क़िस्म की साउंड्स, आवाज़ें सुनते हैं। सम आर फेंट, कुछ मध्यम होती हैं और लो कम होती हैं। सम आर फेंट और लो साउंड्स, कुछ आवाज़ें मध्यम या कम होती हैं। एंड सम आर लाउड, और कुछ ऊंची होती हैं। आइडेंटिफाई, निशानदही करें द लो, कम, एंड लाउड, ऊंची साउंड्स, आवाज़ों को प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। अब आपने बताना है कि इस नीचे दी गई पिक्चर्स में कौन सी आवाज़ें जो हैं वो कम हैं और कौन सी लाउड ऊंची हैं। चिड़िया की जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा कानों को तंग नहीं करती, इसको हम फेंट यानी कि मध्यम बोलेंगे। शेर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है और हम डर भी जाते हैं, इसको हम लाउड बोलेंगे। एक जो जंगी जहाज़ होता है जेट, तो इसकी आवाज़ भी जब आसमान से गुजरता है काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, इसको लाउड बोलेंगे। ये एक छोटा सा शेर का या बिल्ली का बच्चा है, इसको हम फेंट बोलेंगे जब ये बोलता है मियाऊं। इसी तरह ये जो बिजली गरजती है इसके अंदर जो आवाज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, इसको हम लाउड बोलेंगे। बांसुरी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जो है नॉर्मल सी होती है, हमारे कानों को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, इसको हम फेंट बोलेंगे। तो हमने यही फेंट और लाउड का जो कॉन्सेप्ट है, यही इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की शिद्दत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है।
इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस। तो आवाज़ की जो शिद्दत होती है वो इसके लाउडनेस, ऊंचा होने पर, ज़ोर होने पर इन्हिसार करती है। द लाउडर द साउंड, जितनी आवाज़ ऊंची होगी द ग्रेटर इज़ इट्स इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत भी उतनी ज़्यादा होगी। डज इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर। अब वो कह रहा है क्या जो आवाज़ की शिद्दत होती है वो सुनने वाले के फ़ासले पर इन्हिसार करती है। यानी कि अगर किसी जगह पर ढोल बज रहा है, अगर मैं उसके पास खड़ा हूँगा तो मुझे वो ढोल की आवाज़ कानों में ज़ोर से बजेगी। अगर मैं डिस्टेंस दूर चला जाऊँगा तो उसकी जो आवाज़ है वो मेरे कानों में इतना ज़ोर से नहीं बजेगी। इसी ज़ोर को हम इंटेंसिटी कहते हैं एज़ वेल। तो लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। इसी हम इस चीज़ को एक सरगर्मी से सीखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी कि अगर हम पास रहेंगे तो शिद्दत ज़्यादा होगी, अगर हम डिस्टेंस पे कर चले जाएंगे, फासले पे चले जाएंगे तो शिद्दत कम हो जाएगी। लेकिन इसको हम सरगर्मी से भी देखते हैं। यू मे हैव सीन अ लिटिल बेल, आपने एक छोटी सी इस तरह की घंटी को देखा होगा। ऑन द नेक ऑफ अ कैटल, मवेशियों की गर्दन पर। कैटल से मुराद यहाँ पर गाय, बैल, घोड़ा, बकरा सभी कुछ शामिल है। टेक वन सच बेल, आपने इस तरह की कोई घंटी लेनी है एंड शेक इट, और उसको शेक हिलाना है। ऑब्जर्व इट साउंड, इसकी आपने आवाज़ का ऑब्ज़र्व करना है, मुशाहिदा करना है। इज़ इट अ लो और लाउड साउंड, तो ये आवाज़ कम है या ज़्यादा है। नाउ आस्क आ क्लास फेलो टू टेक द बेल एट सम डिस्टेंस, अब आपने अपने क्लास फेलो से कहना है, हम जमात से कहना है कि इसी बेल को पकड़कर डिस्टेंस थोड़ा दूर चले जाए। आउटसाइड द क्लासरूम, कमरा जमात से बाहर चला जाए। एंड शेक इट, कमरा जमात से बाहर दूर जाकर इस बेल को शेक करे। डू यू हियर द साउंड विद द सेम लाउडनेस, क्या आप लाउडनेस ऊंचाई, क्या आपको अब भी ये आवाज़ उतनी ही लाउडनेस में हियर सुनाई दे रही है। और इज़ द साउंड वीक, या इसकी जो आवाज़ है वो कम हो गई है। टेल द क्लास फेलो टू टेक इट फर्दर अवे, अब आपने अपने क्लास फेलो से कहना है कि मज़ीद दूर चला जाए। एंड शेक इट अगेन, और इसको दोबारा से वो शेक करे। वट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अब जो आवाज़ की शिद्दत है उसकी जो अब आवाज़ की शिद्दत जो है वो क्या है। इज़ इट लाउडर दैन बिफोर, क्या ये पहले से भी ज़्यादा ऊंची हो गई है। वट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्राम योर ऑब्जर्वेशंस, आप अपने जो मुशाहदात हैं उनसे क्या नतीजे अखज़ करेंगे। हम यही अक्स करेंगे कि जब हमने अपने हाथ में पकड़ के घंटी को शेक किया तो आवाज़ ऊंची थी। आपने क्लास फेलो से बोला कि क्लास से बाहर जाकर इसको शेक करे, तो आवाज़ हमें आ रही थी लेकिन उतनी आवाज़ नहीं थी जितनी कि हम अपने हाथ में इसको शेक कर रहे थे। जब हमने इसको कहा अपने क्लास फेलो को कि मज़ीद दूर चला जाए, तब भी हमें आवाज़ आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम आएगी। और अगर हम एक हद से ज़्यादा उसको दूर भेज देंगे तो इसकी आवाज़ आना बंद भी हो जाएगी। तो इसी आवाज़ को कम या ज़्यादा को हम शिद्दत बोलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज़, तो जो आवाज़ की जो इंटेंसिटी शिद्दत होती है जिसको हम अभी ये ऊंचा या कम होने से कंपेयर कर रहे थे, आवाज़ की जो शिद्दत होती है डिक्रीज़ कम हो जाती है विद द इंक्रीज़ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स। तो जो हमारा सोर्स, जो चीज़ आवाज़ पैदा कर रही हो उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो जो चीज़ आवाज़ पैदा कर रही हो अगर डिस्टेंस वो दूर हो जाए, इंक्रीज़, जैसे ही उसका जो डिस्टेंस यानी कि फ़ासला बढ़ता है तो उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। आपने क्या सीखा कि जिस चीज़ से आवाज़ आ रही हो अगर वो दूर चली जाए तो उसकी आवाज़ जो है हमें कम सुनाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नॉइस, शोर क्या चीज़ है। वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हेयर इन आवर सराउंडिंग्स, हम अपने इर्द गिर्द कुछ आवाज़ों को पसंद करते हैं। दे आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जो होती हैं उनको खुशगवार आवाज़ें कहते हैं। देयर आर सम अदर साउंड्स, कुछ ऐसी आवाज़ें भी होती हैं विच आर हार्श एंड इरिटेंट, जो कि सख्त और चिड़चिड़ापन लाती हैं। वी डू नॉट लाइक टू हियर सच साउंड, हम ऐसी आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करते। दे आर कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड्स, उनको नाखुशगवार नाखुशकुन आवाज़ें कहते हैं, या ये जो आवाज़ें हैं वो नाखुशगवार आवाज़ें कहलाती हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, तो ऐसी जो आवाज़ें हैं जो हमें सख्त लगें, चिड़चिड़ापन हमें जो है फील करवाएं, ऐसी आवाज़ों को ही हम नॉइस कहते हैं। तो द एग्जांपल्स ऑफ दी साउंड्स आर द ड्रैगिंग ऑफ अ चेयर, जब हम किसी कुर्सी को घसीटते हैं तो वो जो एक घसीटने की आवाज़ आती है ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ये एक मिसाल है। द प्रेशर हॉर्न्स ऑफ वैगन्स, जो सड़कों पर वैगन वाले जब अपना हॉर्न बजाते हैं। एंड हाउ
एंड बसेस और वैगन, यानी कि वैगन्स और बसेस वाले, गाड़ियों वाले, व्हीकल्स वाले जो अपने ऊंचे ऊंचे हॉर्न्स बजाते हैं, या हम जब कुर्सी को फर्श पर घसीटते हैं, इस तरह की जो आवाज़ें निकलती हैं ये हमें नाखुशगवार लगती हैं, ये हमें सख्त लगती हैं, हमें ये जो है चिड़चिड़ापन ला देती हैं, हमें ये गुस्सा भी ला देती हैं। तो ऐसी आवाज़ों को ही नॉइस शोर कहते हैं। तो दे प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, तो जब ये ज़्यादा इस तरह की आवाज़ें जमा हो जाएं तो ये शोर की आलूदगी प्रोड्यूस पैदा करते हैं। तो प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स, खुशगवार और नाखुशगवार आवाज़ें, अभी हम इन्हीं को अलग-अलग करेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये जो शोर है वो कौन सी अनप्लीजेंट साउंड्स की वजह से पैदा होता है। मेक मार्क टिक फॉर द प्लीजेंट साउंड एंड क्रॉस फॉर द अनप्लीजेंट साउंड इन द स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ईच पिक्चर। इन 6 तस्वीरों में जो सी आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं ना, प्लीजेंट, उन पे हम टिक लगाएंगे। जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिनको हम शोर कहते हैं, उन पे हम क्रॉस लगाएंगे। जब एक बड़ा सा ट्रक सड़क से गुजरता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा करता है, इसको हम अनप्लीजेंट साउंड बोलेंगे तो क्रॉस लगाएंगे। जो कोयल है, परिंदा है, वो हल्की हल्की आवाज़ में जब आवाज़ निकालता है, कुकू करता है, तो ये एक अच्छी आवाज़ कानों को लगती है, इसको हम टिक करेंगे। जब एक डॉग ऊंची आवाज़ में बार्क करता है, भौंकता है, उसकी आवाज़ हमें कानों को अच्छी नहीं लगती, हमारा दिल करता है जल्दी से ये भौंकना बंद कर दे, आवाज़ निकालना बंद कर दे। अनप्लीजेंट साउंड क्रॉस लगाएंगे। जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, तो इसकी आवाज़ भी हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट होने की वजह से इसको भी हम क्रॉस करेंगे। नाखुशगवार, सड़क के किसी किनारे पर अगर हम खड़े हो जाएं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक का शोर, कुछ गाड़ियों के जो साइलेंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, कुछ जो हॉर्न्स वगैरह बज रहे होते हैं, तो ये वाला शोर भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो जो गाड़ियां हैं ये भी अनप्लीजेंट साउंड्स पैदा करती हैं, इसको हम क्रॉस करेंगे। ये हमारे पास हारमोनियम है जिससे हम जो है म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो आवाज़ है वो हम टिक करेंगे, ये प्लीजेंट साउंड में शुमार होगी। तो हमने आवाज़ भी समझ लिया क्या होती है, और अच्छी आवाज़ें और बुरी आवाज़ों का फ़र्क भी समझ लिया। आवाज़ की शिद्दत, यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिससे आवाज़ पैदा हो रही है तो उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, अगर वो चीज़ दूर चले जाएगी जिससे आवाज़ पैदा हो रही है तो उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। तो ये हमने आवाज़ के 2 से 3 चीज़ें सीखने के बाद नेक्स्ट जब मूव करते हैं तो हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो अभी हमने जो पीछे शोर के बारे में पढ़ा, तो जो शोर होता है इंसानी सेहत पर नुकसानदेह असरात भी छोड़ता है। इनको हम पढ़ लेते हैं। 6.15 काफ़ी ज़्यादा लिए लंबा चैप्टर हो गया। 15वीं सरगर्मी छठे चैप्टर की, डिस्कस इन ग्रुप्स, ग्रुप बनाकर आपने ये डिस्कस करना है, इस पे बात करनी है। हाउ यू फील इन आ नॉइजी इन्वायरमेंट, शोर वाले माहौल में आपको कैसा महसूस होता है। रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ नॉइसी एनवायरनमेंट कैन आल्सो बी प्लेड, आपने किसी सड़क पर जाकर एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश हो, फैक्ट्रियों का शोर हो। आफ्टर 10 मिनट्स डिस्कस, आपने 10 मिनट तक इस पे जो है बातचीत करनी है। राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, और आपने उस वीडियो से जो चीज़ें कानों से सुनी, जो चीज़ें महसूस की, आपने जो अहम उनमें से निकात हैं वो बोर्ड पर लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस सरगर्मी को अगर करेंगे तो इस जैसे हमें निकात बोर्ड पर देखने को मिलेंगे। वी कैन नॉट हियर एंड अंडरस्टैंड द टॉक्स ऑफ वन एंड अदर, तो जो शोर होता है उसमें हम एक दूसरे की बात को ना तो सुन सकते हैं और ना समझ सकते हैं। ओवर थिंकिंग प्रोसेस इज़ डिस्टर्ब, हमारे सोचने का अमल डिस्टर्ब, परेशान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इम्तिहानात हो रहे हों, कमरा जमात में बच्चे पेपर कर रहे हों और कोई अचानक से शोर होना शुरू हो जाए तो बच्चों को पेपर और याद की हुई बातें भी भूल जाती हैं और बच्चों के लिए पेपर करना मुश्किल हो जाता है। तो थिंकिंग, सोचने का अमल मुतासिर होता है। वी कैन नॉट कंसनट्रेट ओवर अटेंशन ऑन एनी टास्क, हम किसी भी काम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो जहन है वो बार बार हमें यही कहता है कि सबसे पहले इस शोर को ख़त्म किया जाए। नॉइस नॉट ओनली इफ़ेक्ट्स ओवर हेयरिंग एबिलिटी बट आल्सो डिस्टर्ब्स अदर बॉडी फंक्शंस, तो ये जो शोर होता है सिर्फ हमारे सुनने की सलाहियत पर असर नहीं करता बल्कि लेकिन ये हमारे जिस्म के दूसरे जो फंक्शंस हैं, जो निज़ाम है, उनको भी डिस्टर्ब कर देता है, उनको भी वो जो है उन पे भी बुरे असरात डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर
डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो निज़ाम इंहिज़ाम है, जो खाना वगैरह हज़म होता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी कि सोचना, समझना, फ़ैसला साज़ी करना। हेडेक सर दर्द एंड ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी भी बोलते हैं, बुलंद फशार खनून, ये सारी चीज़ें भी शोर की आलूदगी की वजह से हो सकती हैं। वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपर्ली, तो शोर वाली जगहों पे हम जो है मुनासिब तौर पर पढ़ाई नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो तालीमी इदारों में लाइब्रेरीज़ होती हैं वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है कि पूरे अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शोर है तो स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो लाइब्रेरी में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में शोर नहीं होता। और शोर की वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट स्टडी करना चाहे तो वो प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर सकेगा। वी कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप वेल। अगर शोर हो रहा हो तो हम ना तो आराम कर सकते हैं और ना ही हमें स्लीप, अच्छी नींद आ सकती है वेल अच्छी। नॉइज़ काजेज़ फटीग एंड एनजाइटी, तो जो शोर है, फटीग का मतलब है थकावट, एनजाइटी बेचैनी। शोर की वजह से थकावट और बेचैनी भी होती है, तो ये शोर के नुकसानदेह असरात हैं इंसानी जिस्म पर। द एनिमल्स आर आल्सो अफेक्टेड बैडली बाय द नॉइसी एनवायरनमेंट, इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं वो भी शोर वाले माहौल से बुरी तरह मुतासिर होते हैं, असरअंदाज होते हैं। द ग्रोथ ऑफ शीप एंड हैन इज़ डिसरप्टेड वेयर एज काउ गिव्स लेस मिल्क। अगर किसी शोर वाली जगहों पर आप भेड़ों को या बकरियों को रख दें, भेड़ों को या मुर्गियों को रख दें, तो उनकी जो ग्रोथ, उनकी जो बढ़ोतरी है वो डिसरप्टेड हो जाती है, वो उस पर असर पड़ता है। इसी तरह जो गाय है वो भी दूध कम देती है अगर उसके इर्द गिर्द शोर वाला माहौल हो। तो हमारे पास ये भी टॉपिक कवर अप हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन। तो शोर के नुकसान तो हमने पढ़ लिए, शोर की जो आलूदगी होती है उस पर कंट्रोलिंग कैसे हम काबू पा सकते हैं। द नॉइज़ लेवल्स ऑफ आवर सिटीज़, हमारे शहरों एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, ऐसे इलाके जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर जो शोर का लेवल है आर मच हायर, बहुत ज़्यादा है, दैन द सेफ लिमिट्स, जो महफूज हद है, नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें, यूनाइटेड नेशन ने ये बताया है कि हमारे शहरों में और जो फैक्ट्रियों वाले इलाके हैं वहाँ पर जो शोर की एक महफूज हद होती है उसका, उससे भी ज़्यादा जो उसका लेवल है वो हो चुका है। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल, यही लिहाजा ये ज़रूरी है टू टेक इंस्टेंट मेजर्स, के फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ टू ओवरकम दिस मैंने, इस ख़तरे को कम करने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। तो 16वीं सरगर्मी, छठा चैप्टर हमारे पास, डिस्कस वेरियस एक्शंस टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। आप डिस्कस करें, बातचीत करें शोर की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम बारे। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहा है शोर की आलूदगी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। आप बोर्ड के ऊपर जो है वो जो है निकात लिखें। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी पूरी जो नस्ल है आने वाली उसको तालीम दिलवाएं। तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम जो है वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती। अगर तालीम नहीं होगी तो कोई भी इंसान ये नहीं सीख पाएगा कि दूसरों के हकूक़ कौन से हैं। तो इस पे जो है हट कर तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा अभी साइंस का टॉपिक है। तो हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जब हम तालीम की बात करते हैं तो स्कूलों के पास हॉर्न बजाने पर पाबंदी होनी चाहिए, हस्पतालों में मरीज़ों के पास हॉर्न बजाने पर पाबंदी होनी चाहिए, और इसी तरह से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे फैक्ट्रियों को कायम नहीं करना चाहिए ताकि फैक्ट्रियों का जो शोर है वो आम आवाम को डिस्टर्ब ना करे। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इस सिलसिले में हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स बारे हमें कुछ बातें बताई गई हैं जो अभी मैंने खुद से बताई। सबसे पहली बात है यूज़ ऑफ हॉर्न्स बी रेस्ट्रिक्टेड। जो ये ऊंचे ऊंचे हॉर्न होते हैं गाड़ियों के, ये महदूद होने चाहिए। देयर अनवांटेड यूज़ नियर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज एंड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। अनवांटेड, गैर जो अच्छा नहीं लगता, स्कूलों, हस्पतालों, लाइब्रेरियों और रिहायशी इलाकों में ये जो ऊंचे ऊंचे हॉर्न्स होते हैं, गाड़ियों की बेलें होती हैं, इनको जो है सख्ती से इन पर पाबंदी होनी चाहिए। इनका जो इस्तेमाल करे उसको फ़ाइन होना चाहिए। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इस बारे में हो गया। द अननेसेसरी गैर ज़रूरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स शुड स्पेशली बी रेस्ट्रिक्टेड। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए भी कोई दर्जन बार मुझे बाहर से शोर की वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। बाइक का शोर, ऊंची आवाज़ में गप्पें वगैरह लगाते, जो अब आप
समझ सकते हैं, जो गुज़रते हैं उनका शोर। और फेरी वाले जो बिल्कुल जो है स्पीकर के पास जो बोल के वो गुज़रते हैं आपकी खिड़की के बाहर से, तो वो स्पीकर को बंद ही नहीं करते, चाहे वो कोई आइसक्रीम वाला हो, सब्ज़ी फ़रोश हो। तो अननेसेसरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, तो जो गैर ज़रूरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है उसको भी रेस्ट्रिक्टेड, महदूद होना चाहिए। यानी कि उसके ऊपर भी मतलब कि एक बार आपने स्पीकर ऑन कर दिया और अब अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप उसको बंद भी ना करें। ब्रोकन रोड्स, टूटी सड़कें एंड वोर्न आउट टायर्स आर आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़। तो अगर सड़कें टूटी होंगी, टायर ख़राब होंगे तो गाड़ियाँ आहिस्ता चलेंगी, सड़कें टूटी होंगी तो गाड़ियाँ आहिस्ता चलेंगी और फिर सड़कों पर गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हॉर्न पे हॉर्न बजाएंगी जिससे शोर बनेगा। दे शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपर्ली, इनके भी जो है सड़कें और टायर हों उनकी देखभाल प्रॉपर्ली होनी चाहिए दे मुनासिब तौर पर। द यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी साइलेंसर्स, अच्छी क्वालिटी के साइलेंसर्स एंड अदर नॉइस एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस इन द मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर जो शोर को कम करने वाले साइलेंसर्स आलात हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एंड इंडस्ट्रीज़ भी इंश्योर्ड, तो व्हीकल्स एंड यानी कि खाली गाड़ियों में नहीं, जो फैक्ट्रियों के अंदर से भी शोर निकलता है, वहाँ पे जो मशीनें वगैरह लग रही होती हैं उनके अंदर भी अगर ऐसा कोई साइलेंसर या ऐसी कोई डिवाइस दरकार है जिससे आवाज़ कम हो जाएगी तो उसका इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। बस स्टैंड्स, ऐसे जगह जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं, एयरपोर्ट्स जहाँ पे हवाई जहाज़ एंड फैक्ट्रीज़ शुड बी प्लान्ड अवे फ्राम रेजिडेंशियल एरियाज़, जहाँ पे लोगों के घर होते हैं रिहायशी इलाकों से, जो बस स्टैंड हैं, एयरपोर्ट हैं या कारखाने हैं, वो बाकायदा मनसूबाबंदी करते हुए अवे दूर मुंतकिल करने चाहिए। या फिर जो पहले से वहाँ पे बस अड्डे मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं, उनको भी वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि उन्हीं रिहायशी इलाकों में जो लोग आराम करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनके ऊपर शोर की आलूदगी का असर कम से कम हो। ह्यूज प्लांटेशन बी इंश्योर्ड अराउंड रोड्स, सड़कों के इर्द गिर्द जो है शजरकारी करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, चूँकि जो ये दरख्त हैं ये भी आवाज़ को काफ़ी हद तक जज़ब कर लेते हैं। सड़कों के इर्द गिर्द रेलवे लाइंस जहाँ पर रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं, एयरपोर्ट्स जहाँ पे हवाई अड्डे होते हैं एंड फैक्ट्रियाँ, तो कारखानों, हवाई अड्डों, रेलगाड़ियों और सड़कों के इर्द गिर्द जो है शजरकारी करनी चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। द ट्रीज़ नॉट ओनली अब्जॉर्ब नॉइस बट आल्सो क्लीन द पोल्यूटेड एयर, तो ये जो दरख्त हैं ना सिर्फ ये जो आलूदा हवा है धुएं की वजह से वगैरह वगैरह उसको साफ़ करते हैं, बल्कि ये अब्जॉर्ब नॉइस, ये शोर को भी जज़ब कर लेते हैं। अवेयरनेस इन पब्लिक, आवाम में आगाही शुड बी प्रमोटेड, फ़रोग देनी चाहिए थ्रू मीडिया के ज़रिए, यानी कि टीवी अखबारात के ज़रिए से आवाम को ये आगाही देनी चाहिए कि वो शोर के नुकसानात बारे जानें। अगर वो ख़ुद शोर की वजह बन रहे हैं, किसी फैक्ट्री को चला रहे हैं, किसी ख़राब मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, तो वो इस शोर को कम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। एंड अदर मीन्स रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ नॉइज़, तो मीडिया के अलावा जो दूसरे ज़राए हैं उनके ज़रिए से भी आवाज़ को कंट्रोल काबू पाने के लिए इक़दामात करने चाहिए। जैसे आप मस्जिद में ऐलान करवा सकते हैं, पम्फलेट्स, इश्तिहारात आवाम में बांट सकते हैं, टीवी के ऊपर इश्तिहार चला सकते हैं, मोबाइल्स के ऊपर ऐड चल सकती है जिसमें लोगों को बताया जाए कि अगर वो शोर की वजह बन रहे हैं तो इसको कम करें और इसमें हुकूमत या मुतल्लिका अदारों के साथ ताउन में अपना किरदार अदा करें। क्विक क्विज़, वाई डू वी लाइक टू लिव इन काम एंड क्वाइट प्लेसेस, हम पुरसकून और खामोश जगहों पर रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पे शोर नहीं होता। जिस जगह पे शोर नहीं होगा वहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी इश्यूज़ नहीं करेंगे, बच्चे अपनी स्टडी भी पुरसकून तरीके से कर सकेंगे। व्हाट बेनिफिट वी मे गेट फ्रॉम द अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो शोर की जो आलूदगी है उसके जो असरात हैं नुकसानदेह, उसके बारे में अगर हम कोई कैंपेन चलाते हैं, लोगों के बारे में, लोगों में आगाही के लिए कोई इक़दाम करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोग जो मतलब कि शोर की आलूदगी की वजह बन रहे थे, किसी की बाइक ख़राब थी, किसी की फैक्ट्री शोर कर रही थी, तो इस कैंपेन से उनको ये पता चल जाएगा कि उनका शोर की वजह बनना बहुत से लोगों के लिए किस तरह से नुकसानदेह हो रहा है। तो इस तरह मुकम्मल 100% तो शोर पे काबू नहीं पाया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जो है कमी या
इस पे कंट्रोल देखने को मिल सकता है। अगर इसको रेगुलर बुनियादों पर किया जाए, बच्चों को बताया जाए, टीवी पर बताया जाए, कैंपेन चलाई जाए, तो कुछ अरसे में जो है वाज़िया इसमें अच्छे असरात देखने को मिल सकते हैं। डू यू नो द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून कुड नॉट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि चाँद के ऊपर हवा नहीं है तो वहाँ पे पार्टिकल्स भी नहीं है। पार्टिकल्स ना होने की वजह से कोई भी चीज़ वाइब्रेट नहीं करती और हम अपनी आवाज़ जो है वह नहीं सुन पाते। इट इज़ बिकॉज ऑफ नो एयर ऑन द मून, क्योंकि चाँद के ऊपर हवा नहीं है। दे यूज़ वायरलेस रेडियो सिस्टम अटैच टू देयर ड्रेसेस, तो उनके जो कपड़ों के ऊपर जो खलाई लिबास होता है, वायरलेस रेडियो सिस्टम, जैसा कि हम मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जिसकी मदद से वो बात करते हैं। मतलब एक छोटी सी बात है कि चाँद के ऊपर हम जब जाएं तो हम आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, बल्कि हम एक मोबाइल की तरस पर वायरलेस सिस्टम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम बात कर सकते हैं। तो इसलिए चूँकि आवाज़ को गुज़रने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो मीडियम हवा हो सकती है, पानी हो सकती है, कोई सॉलिड चीज़ हो सकती है। जैसे हमने मेज़ वाला कॉन्सेप्ट किया, तो खला के अंदर जो ऊपर हमारा स्पेस है वहाँ पर ऐसी कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से हम बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर अब बातें नहीं कर सकते, तो ये वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैंने पूरी कोशिश की कि हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक को आपके साथ वजाहत के साथ पेश कर सकूं। तो छठे चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ एक्सरसाइज और आंसर्स को शेयर करूंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 7 को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर टैप करेंगे करना जो है ना भूलें। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।